हेलो हेलो बेटा, आई एम ऑडिबल? भाई सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो तो एक बार दिल से आग लगा दो। कंटिन्यू करते हैं। फिर से बोल रहा हूं, सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो तो एक बार दिल से आग लगा दो। कंटिन्यू करते हैं। और मैं गारंटी लेता हूं कि आज ब्रीदिंग इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपने कितने बार भी पढ़ रखा हो, ठीक है, कितने बार भी पढ़ रखा हो, आज वो हिडन लाइंस में उठाने वाला हूं ना, जो आप अक्सर छोड़ देते हो या जो समझ में नहीं आती। और वो सारी हिडन लाइंस क्वेश्चंस की फॉर्म में होंगी। हां, सारी की सारी थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी क्वेश्चंस की फॉर्म में, ठीक है। जितनी भी हिडन पॉइंट्स होते हैं वो भी क्लियर कराऊंगा। मतलब सेशन अगर तुम एंड तक रहोगे तो मतलब मेरा ऐसा विश्वास है आपका कॉन्फिडेंस यहां से यहां होगा। दो फायदे होंगे, एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ही, ठीक है, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ आप पूरे चैप्टर को रिवाइज भी कर लोगे। और इतना मैं जरूर बोल सकता हूं कि आपकी एनसीईआरटी को पढ़ने का जो थॉट है ना वो चेंज हो जाएगा। यार एनसीईआरटी ऐसे पढ़ने पड़ेगी, यार एनसीईआरटी तो मैं इतनी बार पढ़ चुका था, ठीक है, फिर भी ये मिस्टेक क्यों हुई, ठीक है। तो कोशिश करना आज सारे क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों, ठीक है, समझे? हां, तो कोशिश करनी है कि सारे क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए। पहली बात क्लियर है बिल्कुल? हाँ, ओके, जुड़ चुके हो तो देखते हैं भाई कितना किसमें है दम, कितना आप क्वेश्चन कर पाते हो सॉल्व, ठीक है। बिल्कुल एक एक कंसेप्ट लेके चलेंगे, जितने लोग जुड़ सकते हैं फटाफट जुड़ जाएं, ठीक है। यहां जो 1.5 से 2 घंटे हैं, मैं सच कह रहा हूं, आप इंजॉय करोगे, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। तैयार हो? तैयार तो एक बार दिल से आग लगा दो भाई, ठीक है। तुम्हारी आग और दिल एनर्जी देते हैं बस इसलिए, है ना। बहुत बढ़िया, सुपर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। स्पीड एकदम मेंटेन रखना, पर कंसेप्ट छोड़ेंगे नहीं। मेरा मेन प्रायोरिटी क्या है? मेरी मेन प्रायोरिटी है चैप्टर बहुत अच्छे से आपका रिवाइज हो जाए। जो एनवाईटीएस का पहला टेस्ट है जिसमें 3 चैप्टर आने वाले हैं। पहला ब्रीदिंग, दूसरा बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन। सेम काम मैं बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में और बेटर तरीके से करने वाला हूं। उसमें उन टॉपिक को मेनली उठाऊंगा जहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं, स्पेशली हार्ट, ईसीजी, और वो सारे टॉपिक भी एकदम क्लियर हो जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। समझ गए? तो जुड़ गए ना सारे के सारे? एक मिनट देख लें। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। ओके, चलो करते हैं स्टार्ट। टारगेट है ब्रीदिंग इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चैप्टर पूरा होगा और एनसीईआरटी को पढ़ने का आपका थॉट चेंज होगा, ये पक्की बात है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आऊंगा तो कुछ ना कुछ तरीके से ही लेकर के आऊंगा, यूं ही तो लेकर के नहीं आऊंगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने एनसीईआरटी का पहला पैरा उठाया है, ठीक है। पहले पैरा से मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, देखो फटाफट तेजी से, मुझसे पहले रिस्पॉन्स देना, फिर मैं कंसेप्चुअल इसको लेकर चलूंगा, एक एक पॉइंट को क्रिस्टल क्लियर करके चलूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? जब भी क्वेश्चन करोगे पूछोगे पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है, ठीक है। आ जाओ। प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ CO2 प्रोड्यूस बाय कॉल्ड रेस्पिरेशन, पहला स्टेटमेंट। सेकंड देखो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी among different group of animal depending mainly on their habitat and body symmetry। एनसीईआरटी की एक लाइन उठाई है मैंने, ठीक है। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्ज, सिलेंट्रेट, एम्फिऑक्सिस एटसेट्रा एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज ऑक्सीजन विद CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन सो सिंपल मॉलिक्यूल टू डिवाइड एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड which is harmful is also released during the above anabolic reaction। अब बताओ क्या लगाने वाले हो उसमें, कौन सा करेक्ट है? देख तो लूं पहले एक बार, फिर समझाता हूं मैं। नंबर 3 लगा रहे हैं बच्चे, कुछ बच्चे सेकंड लगा रहे हैं, ठीक है। 3rd और सेकंड, मैंने कहा था ना, मैंने दावा करता हूं आज जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा थ्योरी के साथ एकदम कंसेप्चुअल, इसके अंदर अगर आपने सारे क्वेश्चन सही कर दिए ना तो मान जाऊंगा आपको, ये गारंटी है, ये मेरा चैलेंज है। अगर सारे क्वेश्चन सही कर दिए तो समझ लो आपके पढ़ने का तरीका औसम है, इस साल निकलना तय है। आपकी स्ट्रेटेजी बहुत बेहतरीन है,
अगर आपने सारा सब कुछ सही कर लिया तो आप एनसीईआरटी को पढ़ना जानते हो, एनसीईआरटी को समझना जानते हो। अगर नहीं कर पाए ना तो समझ लो आप बस कहते ही हो सर मुझे आता है, ठीक है, कुछ नहीं आता है तुम्हें, ठीक है। तो ये हम देखेंगे आज, ये टेस्ट करेंगे। तो अब देखो पहला ऑप्शन देखो, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमोस्फियर विद CO2 प्रोड्यूस बाय इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। राइट है रॉन्ग? राइट है। एनसीईआरटी की साफ साफ लाइन है कि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से CO2 और जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, इसको हम ब्रीथिंग या वेंटिलेशन भी बोल सकते हैं। जो रेस्पिरेशन का पार्ट है इसको आप रेस्पिरेशन भी बोल सकते हो। एनसीईआरटी की लाइन जो अक्सर हम छोड़ देते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी among डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल डिपेंडिंग मेनली ऑन, हैबिटेट पर डिपेंड करती है, बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। ब्रीथिंग मैकेनिज्म हैबिटेट पर डिपेंड करती है, आप किस हैबिटाट में रहते हो। पानी में रहते हो तो गिल्स के थ्रो करोगे, आप समझ रहे हो ना मेरी बात भाई। हम बात कर रहे हैं आप रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या यूज कर रहे हो, ठीक है। जैसे ट्रैकिया यूज कर सकते हैं, लंग्स यूज कर सकते हैं, बॉडी सरफेस यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा हैबिटेट। हैबिटेट के साथ वो डिपेंड करता है किस पर? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एनसीईआरटी की लाइन। जबकि यहां क्या दे रखा है? बॉडी सिमेट्री, तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। लोअर इन्वर्टिब्रेट लाइक स्पॉन्ज, सीलेंट्रेट, एम्फिऑक्सिस नहीं है। एम्फिऑक्सिस किस में आता है? ये तो कॉर्डेटा में आता है, आप समझ रहे हो। यहां पर क्या आएगा भाई? स्पॉन्ज, सीलेंट्रेट और प्लेटीहेल्मिन्थेस, फ्लैट वॉर्म आएंगे, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन विद CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। ओवर देयर एंटर बॉडी सरफेस, ठीक है, पर ये गलत हो गया, ठीक है। इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन सिंपल मॉलिक्यूल लाइक अमाइनो एसिड, लिपिड, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है, लाइक ग्लूकोज टू ड्राइव्ड एनर्जी, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो हार्मफुल होती है, इज ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग एनाबॉलिक। एनाबॉलिक नहीं होता, जब कोई चीज टूटती है तो उसको कैटाबॉलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन होगी। कैटाबॉलिक इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहां ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है, आप समझ रहे हो, ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल हो रहा है, आप समझ, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन हो रहा है सिंपल मॉलिक्यूल का, ठीक है। और किसी चीज का टूटना, ब्रेकडाउन, कैटाबॉलिज्म कहलाता है, एनाबॉलिज्म नहीं कहलाता। ये पूरा पैरा कंप्लीट होता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके हिसाब से तीनों करेक्ट इनकरेक्ट हो गए। और इनकरेक्ट क्या है मैंने बता दिया, यहां इनकरेक्ट ये है, यहां एम्फिऑक्सिस इनकरेक्ट है, यहां एनाबॉलिक रिएक्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि यहां पर क्या होगा? कैटाबॉलिक रिएक्शन होगी। करेक्ट सिर्फ एक ही होगा। इसमें भी एनसीईआरटी साफ साफ लिख रही है रेस्पिरेशन, समझ रहे ना मेरी बात भाई। इसको भी रेस्पिरेशन ही बोलेंगे। एक्सचेंज ऑफ गैसेस एटमॉस्फेयर से, समझ रहे हो, जो अंदर एंटर कर रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्पिरेशन। एनसीईआरटी की लाइन है, क्लियर, जो अक्सर कर हम छोड़ देते हैं। समझ में आ गया होगा, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट। आगे आ जाओ। अब एनसीईआरटी के सेकंड पैरा पर आ रहा हूं। एनसीईआरटी का सेकंड पैरा समझना, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट। भाई कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं ये पूछा इन्होंने, ठीक है। स्पेशल वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स। भाई इस जब भी टर्म आएगा स्पेशल वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर, आप समझ रहे हो, क्या बोलेंगे? गिल्स। इसको ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं यार, यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक ऑर्थोपोडा एंड मोलस्कस। वैस्कुलराइज्ड वैक कॉल्ड लंग्स, इट इज आल्सो कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन, आर यूज्ड बाय द, ठीक है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म। Amphibians like frog can respire through their moist skin. It is also called cutaneous respiration. Earthworm use their moist cuticle. Insect have a network of tubules, tracheal tube for respiration. जरा बताओ कितने सही होंगे इसके अंदर? कौन सा आएगा? 1 2 3 या 4? देख तो लूं आप क्या लगा रहे हो। Only 1. ABCE। कितने लोग हैं बेटा बता दो तो जानू मैं आपको। कितने लोग हैं इसको जो सही करेक्ट करेंगे? कौन सा लगाओगे? एनसीईआरटी का सेकंड पैरा है, पूरा पैरा मैंने इस क्वेश्चन में ले लिया है। देखो कितना क्वेश्चन सही लगा पाते हो। कई बच्चे फोर्थ लगा रहे हैं। फोर्थ, फर्स्ट। मैंने कहा था ना अगर तुम मेरे सारे क्वेश्चंस को सही कर दोगे ना तो मान जाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड भी लगा रहे हैं एक दो बच्चे, फोर्थ। हाँ, जो बच्चे लगा रहे हैं सेकंड या ऑल करेक्ट, यस। अब समझना, मैंने बोला था इस वाले पैरा के अंदर स्टार्टिंग में अगर हम बात करते हैं स्पेशल वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर, जब भी हम वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं? गिल्स। और गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। कहां देखने को मिलता है?
ये एक्वाटिक ऑर्थोपोड्स में देखने को मिलता है, मोलस्कस में देखने को मिलता है, एनसीईआरटी की लाइन। फिर देखो वेस्कुलराइज बैग, जहां पर वेस्कुलराइज बैग आ गया, बैग का मतलब लंग्स आ गए, ठीक है, इसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं बेटा। जो कहां देखने को मिलेगा, जितनी भी टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स होती हैं, टेरेस्ट्रियल फॉर्म का मतलब है जो लैंड पर रहते हैं, अर्थ पर रहते हैं, तो उन्होंने लंग्स स्टार्ट कर दिए थे। एम्फीबिया से मेमेलिया सबके अंदर वेस्कुलराइज बैग देखने को मिलते हैं, मतलब लंग्स देखने को मिलते हैं, इसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। एम्फीबियन लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, यस, एम्फीबियंस के अंदर मॉइस्ट स्किन देखने को मिलती है और इसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, एब्सोल्युटली राइट। अर्थवॉर्म मॉइस्ट क्यूटिकल को यूज करता है। मॉइस्ट क्यूटिकल, क्यूटिकल ध्यान रखना एक ए सेल्यूलर लेयर है जो एक थिन स्किन के ऊपर होती है अर्थवॉर्म के अंदर, बस ध्यान रखना ए सेल्यूलर लेयर है, सेल से मिलके नहीं बनती, ठीक है, तो इसको भी आप क्यूटेनियस बोल सकते हो, ठीक है, ये भी एकदम सही है। इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल, इसको हम ट्रैकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, एब्सोल्युटली राइट, सारे के सारे सही हैं भाई। तो इसमें आ जाएगा सेकंड, तो जिन बच्चों ने सेकंड लगाया है एब्सोल्युटली राइट है। बाद बाकी ये बच्चों का सेकंड पैरा पूरा रिवाइज हो गया होगा इस क्वेश्चन की हेल्प से। सेकंड पैरा पूरा रिवाइज होगा, पूरा फुल्ली, ठीक है, सेकंड पैरा में कोई डाउट नहीं होगा, पूरा रिवाइज होगा एकदम बेहतर तरीके से। ओके चलो अब एंटर करते हैं हम कहां पर, आगे समझना। जब एनसीईआरटी का आप एक पैरा पढ़ते हो कि हमारे लंग्स एक एयर टाइट चैम्बर के अंदर होते हैं, उस एयर टाइट चैम्बर को हम बोलते क्या हैं जरा बताओ। हाँ, उस एयर टाइट चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, थोरैसिक चैम्बर, जिसके अंदर आपके लंग्स होते हैं। आप समझ रहे हो, इस थोरैसिक चैम्बर को बनाने के लिए आगे क्या होते हैं, रिब्स, सॉरी स्टर्नम, पीछे वर्टिकल कॉलम और लेटरल साइड में क्या होते हैं, रिब्स। मैंने बताया था इसके अंदर आपके लंग्स प्रेजेंट होते हैं, लोअर साइड पर डोम शेप डायफ्राम होता है, ठीक है। तो ये एक एनाटॉमिकल सेटअप है, इस एनाटॉमिकल सेटअप की वजह से ही ब्रीदिंग पॉसिबल है, क्योंकि ये चैम्बर का वॉल्यूम जब बढ़ता है प्रेशर घटता है, बाहर की एयर अंदर आती है, और जब वॉल्यूम कम होता है प्रेशर बढ़ता है, अंदर की एयर बाहर जाती है। यानी इस एनाटॉमिकल सेटअप की वजह से ही ब्रीदिंग पॉसिबल है। यानी थोरैसिक चैम्बर के वॉल्यूम में अगर आप चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली, ठीक है, पल्मोनरी कैविटी के अंदर वॉल्यूम या प्रेशर में चेंज आएगा, तभी ब्रीथिंग पॉसिबल है। तो एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरैक्स इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी will be reflected in the pulmonary cavity। अगर थोरैसिक कैविटी में कुछ भी चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली पल्मोनरी कैविटी में चेंज हो जाएगा। आप समझ रहे हो, हाँ, थोरैसिक कैविटी दोनों में दे रखा है, पल्मोनरी कैविटी यहां दे रखा है, एब्डोमिनल कैविटी नहीं होगा यहां पर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आएगा। यानी लंग्स जिस एयर टाइट चैम्बर में होते हैं उसको हम थोरैसिक कैविटी बोलते हैं, ठीक है, जिसको बनाने के लिए आगे वेंट्रल साइड पर स्टर्नम, डोर्सल साइड पर वर्टिकल कॉलम, लेटरल साइड पर रिब्स होते हैं और लोअर साइड पर डोम शेप डायफ्राम होता है। इसके अंदर लंग्स होते हैं, ठीक है। अगर इस कैविटी के वॉल्यूम में चेंज होगा, इस कैविटी के वॉल्यूम में चेंज होगा, आप समझ रहे, थोरैसिक चैम्बर के अंदर, तो ऑटोमेटिकली पल्मोनरी कैविटी के वॉल्यूम में उसका सीधा रिफ्लेक्ट होगा, जिसकी वजह से ब्रीथिंग पॉसिबल है, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन तो यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे जा रहा हूं। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग सपोर्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मैंने बताया था इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, इसको हाइलिन कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है, ठीक है। इनकम्प्लीट वेंट्रल साइड पे होती है, डोर्सल, ये वेंट्रल है, डोर्सल साइड है, इनकम्प्लीट डोर्सल, ये इनकम्प्लीट डोर्सली, डोर्सली इनकम्प्लीट होती है। क्यों डोर्सली इनकम्प्लीट होती है, क्योंकि वेंट्रल साइड पर ट्रैकिया होती है, डोर्सल साइड पर ईसोफेगस होती है, ठीक है। डोर्सल साइड पर ईसोफेगस होती है, इसलिए डोर्सली क्या होती है, ये इनकम्प्लीट होती है। क्लियर, बिल्कुल। ये दो क्वेश्चन बनेंगे। और कहां तक होती है, अब समझना, ये हाइलिन कार्टिलेज कहां तक होते हैं, ट्रैकिया से लेकर के, ठीक है, ब्रोनकाई तीनों में होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी ब्रोनकाई में भी होंगे, सेकेंडरी ब्रोनकाई में भी होंगे और टर्शरी ब्रोनकाई में भी होंगे। और आगे इनिशियल ब्रोनक्यूल तक होते हैं, कहां तक,
इनिशियल ब्रोंक्यूल, इनिशियल ब्रोंक्यूल तक, यहां सब तक सी, यहां सब, इन सब जगह ये सी शेप हाइलिन कार्टिलेज होंगे, आप समझ रहे हो, सी शेप हाइलिन कार्टिलेज यहां इन सब के अंदर होंगे, ठीक है। तो अब देख लो, ठीक है, इन्होंने पूछा क्या है, एक्सेप्ट किस में नहीं होंगे, ट्रैकिया में होंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई में होंगे, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में नहीं होंगे, इनिशियल ब्रोंक्यूल में होंगे। तो कहां पर नहीं होंगे, जो थर्ड लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी का ये पैरा एकदम रिवाइज हो गया होगा अच्छे से, क्वेश्चन आप छोड़ोगे नहीं। अब एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है लंग्स का, ठीक है, तो लंग्स के डायग्राम में याद हो इसको तो क्या बोलते हैं, एपीग्लॉटिस, क्या बोलेंगे इसको, एपीग्लॉटिस, पहले देख लो, ठीक है। ये सी क्या है, सी क्या है, ये लैरिंग्स, इसको साउंड बॉक्स भी बोलोगे, ठीक है। ध्यान हो, यहां क्या एनसीईआरटी ने दे रखा है, ए, आप बोलोगे ब्रोंकाई या ब्रोंकस, इन्होंने क्या दे रखा है, ब्रोंकस, ब्रोंकस। अच्छा, यहां क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, ये क्या दे रखा है, ये यहां बी, ये क्या है, ये है प्लूरल फ्लूइड, मेम्ब्रेन के बीच में भरा हुआ है प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। ध्यान हो, यहां दो लाइन दे रखी है, ये और ये क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन, याद आ गया, प्लूरल मेम्ब्रेन। ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स लगा दोगे, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल, ये तो लंग्स है, ठीक है। ये कट एंड ऑफ रिप्स, कट एंड ऑफ रिप, कट एंड ऑफ रिप्स, याद आ गया, कुछ चीज छूट रही है आपकी, नीचे डायफ्राम आ गया, ये लंग्स है, ठीक है। पूरा डायग्राम एकदम क्लियर है, इससे क्वेश्चन आएगा, छोड़ोगे नहीं। पर यहां पूछा क्या है, ए, बी और सी पूछा है, ए है ब्रोंकस, ए है ब्रोंकस, ए है ब्रोंकस, 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 बी क्या है, बी है यहां पर प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड यहीं दे रखा है, मेम्ब्रेन नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है, एल्वुलाई नहीं है, ठीक है। सी देखो, सी का सी, लैरिंग्स, लैरिंग्स यहां दे रखा है, फेरिंग्स दे रखा है, ठीक है। तो ये तो गलत ही हो गए, ठीक है, समझ गए ना। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन फर्स्ट आएगा। जो बच्चे फर्स्ट लगा रहे हैं एकदम सही है, आज चैप्टर एकदम बेहतर तरीके से रिवाइज हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग जोन ऑफ 4 रेस्पिरेटरी सिस्टम मार्क्स द रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री ढूंढनी है आपको, ठीक है भाई। कंडक्टिंग जोन के मैंने 4 फंक्शन बताए थे, एक तो कंडक्शन ऑफ एयर करते ही है नंबर 1, दूसरा मैंने क्या बताया था, कंडक्शन ऑफ एयर के साथ साथ ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर भी करते हैं, फॉरेन पार्टिकल से एयर को क्लीन भी करते हैं, और इसके टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के इक्वल भी रखते हैं। ह्यूमिडिफिकेशन करते हैं, वार्म द एयर करते हैं, डिफ्यूज ऑफ, डिफ्यूजन से मतलब नहीं है इसका, ठीक है, क्लीन अप एयर करते हैं। तो क्या गलत हो जाएगा, जो से रॉन्ग एंट्री है, सी रॉन्ग एंट्री है। नेक्स्ट आ जाओ, देखो 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट देखो, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द लंग्स, याद हो आपको लंग्स का केस मैंने बताया था, लंग्स के केस मैंने प्लूरल मेम्ब्रेन बताए थे, ठीक है। एक आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन थी, एक इनर प्लूरल मेम्ब्रेन थी। आउटर वाली को हम क्या बोलते हैं, पैराइटल, पैराइटल, और इनर वाली को क्या बोलेंगे, विसरल, विसरल, पैराइटल एंड विसरल। पैराइटल मतलब बाहर वाली लेयर, विसरल मतलब अंदर वाली लेयर, ध्यान रखना। तो द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज क्लोज कॉन्टैक्ट विद द लंग्स, नहीं, आउटर लंग्स के क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं होती, नहीं होती, गलत हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। वेयर इज द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक, गलत हो गया, गलत हो गया, उल्टा हो गया। एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्ट इन पल्मोनरी कैविटी, एब्सोल्युटली राइट। अगर थोरेसिक कैविटी में कुछ भी चेंज करोगे तो पल्मोनरी कैविटी में डायरेक्ट इसका इफेक्ट आएगा, डायरेक्ट इसका इफेक्ट आएगा, आप समझ रहे हो, यस, इसका इफेक्ट डायरेक्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। तो यहां पर स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, यस, सेकंड इज करेक्ट, सेकंड लगा दो। फर्स्ट इज करेक्ट तो नहीं है, सेकंड इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, ओके। आगे आ जाओ। और दोनों के बीच में क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड, और प्लूरल फ्लूइड के फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो फंक्शन मैंने बताया था, दोनों मेम्ब्रेन को सटा के रखता है और साथ में फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। आगे चल रहे हैं,
नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, अब जरा बताओ, नेगेटिव प्रेशर की बात चल रही है। अगर किसी के वॉल्यूम को तुम बढ़ाओगे तो अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा, मतलब नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, तो उसी प्रेशर की बात चल रही है। यानी नेगेटिव प्रेशर इन लंग्स विल रिफ्लेक्ट, नहीं, विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, क्या कब आएगा, मैंने बताया था अगर वॉल्यूम को बढ़ाओगे, ठीक है, तो नेगेटिव प्रेशर इंक्रीज कब होगा, जब वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। और वॉल्यूम इंक्रीज कब होगा जरा बताओ, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तब वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव प्रेशर बढ़ जाएगा, वैक्यूम जनरेट हो जाएगा और बाहर की एयर अंदर आ जाएगी। इसको इंस्पायरेशन बोलते हैं, याद आ गया। तो डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, यस, पहला ही मिल गया मैं। डायफ्राम नहीं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स वॉल्यूम को कम करते हैं। डायफ्राम एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, नहीं, इंटरनल इसमें यूज ही नहीं होंगे। डायफ्राम एंड रिब्स ना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, फर्स्ट। जो बच्चे फर्स्ट लगा रहे हैं एकदम एब्सोल्युटली राइट है, ध्यान रखना आप, ठीक है। और बता दूं, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ता है। जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ता है, याद आ गया। दोनों एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर कम होता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होता है और बाहर की एयर अंदर आ जाती है, इसको इंस्पायरेशन बोलते हैं। जब दोनों ही मसल्स रिलैक्स करते हैं तो वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर बढ़ता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ता है और एयर बाहर चली जाती है, इसको हम एक्सपायरेशन बोलते हैं। क्लियर है। इन दो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इंस्पायरेशन, इन दोनों ही मसल्स के रिलैक्सेशन की वजह से एक्सपायरेशन होता है। और जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन होता है। एकदम क्लियर। चलो, आज पूरा चैप्टर एकदम कंसेप्चुअल करा दूंगा बहुत तरीके से। एक्सपायरेशन टेक प्लेस व्हेन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज, हम बात कर रहे हैं एक्सपायरेशन की, ठीक है। एक्सपायरेशन कब होगा, जब आप वॉल्यूम को कम करोगे। वॉल्यूम को कम करोगे मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ाओगे या घटाओगे, बढ़ाओगे। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ाओगे, तेजी से एयर बाहर, तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाए, इंक्रीज, देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ऑटोमेटिकली एक्सपायरेशन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जब बढ़ता है तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, आप समझ रहे हो, ठीक है, पॉजिटिव होगा भाई। जब वॉल्यूम बढ़ेगा नेगेटिव प्रेशर बढ़ेगा, जब वॉल्यूम कम होगा तो पॉजिटिव प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। हायर एंड पॉजिटिव फर्स्ट लगाओगे, हायर होगा और पॉजिटिव होगा, ठीक है, हायर एंड पॉजिटिव, तब जाकर के एक्सपायरेशन होगा। और यही लोअर एंड नेगेटिव होता तो इंस्पायरेशन हो जाता। समझ में आ गया। प्रेशर पर सारा खेल है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर पर सारा खेल है, ये समझना होगा आपको, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, ये समझना होगा आपको। इस टाइप क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए, ठीक है, आईआरवी क्या है, आईआरवी का मतलब है, ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तीनों वही हैं, चारों वही हैं, ठीक है। अब देखो, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, याद हो आपको, मैंने आपको ऐसे ग्राफिकल तरीके से बताया था, इससे पूरा ये एक क्वेश्चन ही सारा कंसेप्ट क्लियर कर देगा। अगर आपको नहीं, जरा भी भूल रहे हो तो पूरा क्वेश्चन आपका यहीं से सॉल्व हो जाएगा। याद हो, मैंने आपको बोला था इसको हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। और टाइडल के बाद आप जितना भी लेते हो आईआरवी है, और टाइडल के बाद जितना भी निकालते हो ईआरवी है। याद आ गया, हाँ, ठीक है। और जो रह गया नीचे, इसको रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये तो हो गया रेजिडुअल वॉल्यूम, ये हो गया, ठीक है, ईआरवी, ये हो गया आरवी, सॉरी टाइडल वॉल्यूम टीवी, और ये हो गया आईआरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। याद आ गया, हाँ, ये चार वॉल्यूम मैंने बताए थे आपको। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है आईआरवी की बात कर रहा है।
इसने कहा कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में से टाइडल वॉल्यूम घटा दो। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यहां से यहां तक पूरी की पूरी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, इसमें से अगर मैं टाइडल वॉल्यूम घटा दूंगा तो क्या बचेगा, आईआरवी बचेगा। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, अगर मैं इस इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में से, ठीक है, क्या घटा दिया, टीबी घटा दिया, तो इतना ही तो बचा। इस पूरे में से इतना निकाल दिया, इतना बचा। एब्सोल्युटली राइट, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सारे फंडे सारे कंसेप्ट एकदम बेहतर तरीके से करेगा। अब देखो ईआरबी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, इन्होंने कहा एफआरसी में से रेजिडुअल वॉल्यूम निकाल दो। एफआरसी क्या होता है, नीचे के दो वॉल्यूम जोड़ दो। ठीक है, यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, इनको जोड़ोगे तो किसको बोलते हैं, एफआरसी, एफ आर सी। ठीक है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए जो एयर आप लंग्स में होल्ड करते हो उसको एफआरसी बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एफआरसी में से आरबी घटा दो। अगर एफआरसी में से नीचे वाला आरबी निकाल दूंगा तो क्या बचेगा, ईआरबी नहीं बच गया, तो ये भी ठीक है भाई, एफआरसी। ठीक है, सॉरी ये नीचे वाला हो गया, ये सही है, एफआरसी माइनस आरबी बिल्कुल सही है। अब एक और देख लो, ईआरबी, ईआरबी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में से टाइडल वॉल्यूम घटा रहे हैं, तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कौन सा होगा भाई, टाइडल वॉल्यूम और इसको मिला दो तो इसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, याद आ गया। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में से क्या घटा रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो इन दोनों में से अगर टाइडल वॉल्यूम निकाल दोगे तो क्या बचेगा, ईआरबी। ये भी सही है भाई, इसमें भी कोई, समझ गए ना मेरी बात, क्वेश्चन बहुत अल्टीमेट है। अगर मैं आपसे कहूं ईआरबी, अगर वाइटल कैपेसिटी में से, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, इन तीनों को जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ दो, ये वाइटल कैपेसिटी है, आप समझ रहे हो। इसमें से टीवी और आईआरबी निकाल दो भाई, टीवी निकाल दो और आईआरबी निकाल, इन दोनों को निकाल दो, क्या बचेगा, ईआरबी बच गया ना। यस, ये भी सही है भाई, टीवी और आईआरबी निकाल दो तो ईआरबी बचता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इन्होंने इस क्वेश्चन में सारी कैपेसिटी पूछ ली और सारे वॉल्यूम डिस्कस कर लिए। फिर से पूछ रहे हैं ईआरबी, टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी में सारा आ जाएगा, यहां से यहां तक सब आ गया, ये टीएलसी हो गया, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी में से आरबी, टीवी और आईआरबी, ठीक है, आरबी, टीबी और आईआरबी, इन तीनों को निकाल दिया, 1 2 3, तो क्या बचा भाई, फिर से ये आरबी बच गया, तो ये बिल्कुल, ये भी ठीक है। ठीक है, अब यहां तक क्लियर है, तो सारे के सारे सही हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये पूछना, चूज द इनकरेक्ट। अच्छा, इनकरेक्ट पूछा है भाई इन्होंने, तो इनकरेक्ट तो इसमें एक भी नहीं है। ठीक है, चूज द इनकरेक्ट, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, ये हो गया। इन्होंने इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में से टाइडल वॉल्यूम घटा दिया, सही है, टाइडल निकाल दोगे तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बचेगा। ठीक है, ईआरबी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में से, अच्छा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में से, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में से टीबी निकाल दो, टीबी निकाल दो, ईआरबी बच गया, ये भी ठीक है। ठीक है, फिर ईआरबी देख लो, एफआरसी में से, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में से अगर आरबी निकाल दोगे तो ईआरबी बचेगा, ये भी ठीक है। ठीक है, फिर देखो ईआरवी, वीसी, वाइटल कैपेसिटी में तीनों आ गए ऊपर के, इन तीनों में से आप टीबी निकाल दो, टीबी निकाल दो, इन तीनों में से आप आईआरबी निकाल दो, आईआरबी निकाल दो। ठीक है, टीबी आईआरबी निकाल दो तो क्या बचेगा, ईआरबी बचेगा, ये भी ठीक है भाई। ठीक है, अगला देख लो। ठीक है, अगला देखो, ईआरवी, फिर से पूछा है उन्होंने, टीएलसी, चारों में से आरवी निकाल दो, निकाल दिया, टीवी निकाल दो, निकाल दिया, आईआरबी निकाल दो, निकाल दिया, फिर ईआरवी बच गया। ठीक है, तो इसमें एक ऑप्शन होना चाहिए था 0, हम बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक भी इनकरेक्ट नहीं है, समझ गए ना मेरी बात। तो आप डी लगा दोगे भाई, 0 इनकरेक्ट है, सब करेक्ट हैं, आप समझ रहे, इनकरेक्ट पूछा, एक भी इनकरेक्ट नहीं है, सारा का सारा रिवीजन हो गया होगा मुझे लगता है। ठीक है, तो आप डी लगा दोगे इसका केस में। ठीक है, आगे चलो। हाई अमाउंट ऑफ क्लोराइड विल बी प्रेजेंट इन आरबीसी देन दैट इन प्लाज्मा, ये उसके समझ में आएगा। देखो मैं थ्योरी भी समझाने वाला हूं। ठीक है, थ्योरी में आपको मैं 2 चीजें कराऊंगा। ठीक है, एक पूरा का पूरा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का पूरा चार्ट समझा दूंगा और रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग पूरा समझा दूंगा आपको। ठीक है, और बाद बाकी की पूरी थ्योरी प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस की फॉर्म में होगी। अगर आपने रियल में पढ़ाई की है और रियल में अपने कंसेप्ट को चेक करना चाहते हो तो इससे बेटर तरीका नहीं हो सकता। ठीक है, और बहुत सारी एनसीईआरटी की हिडन लाइन में निकाल करके लाया हूं। ठीक है, चलो
हाई अमाउंट ऑफ क्लोराइड विल बी प्रेजेंट इन आरबीसी देन दैट इन प्लाज्मा। अब बताओ, ये है गजब क्वेश्चन, देखूं कितने लोग कर पाते हैं इसको। देखो मान लो ये टिश्यू है, ठीक है, इधर टिश्यू है, इधर मैं लंग्स बना देता हूं, ये लंग्स है, ये लंग्स है, ठीक है। अब समझना, अच्छा पूरा ही सिस्टम दे रखा है इन्होंने, मान लो बीच में हमने हार्ट बना दिया, अब आप जानते हो टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के कहां जाता है, सीधा हार्ट में। हार्ट इसको सीधा कहां पंप करता है, लंग्स के अंदर। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा कहां जाता है, हार्ट में। हार्ट कहां पंप करता है इसको, टिश्यू में, सिंपल। और ये भी आप जानते हो, यहां पर ये भी जानते हो कि भाई इसको बोलते हैं सिस्टमिक वेन, इसको बोलते हैं सिस्टमिक आर्टरी, क्लियर है बिल्कुल। और जो लंग्स में जा रही है इसको बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी, उल्टा होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और पल्मोनरी वेन ये आपको आना चाहिए पहले, ये आना चाहिए आपको, पूरा मैंने समझा दिया था, यहां समझ में फिर से आ गया होगा। हाई अमाउंट ऑफ क्लोराइड विल बी प्रेजेंट इन आरबीसी। अब समझो, अब जब यहां से CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, आरबीसी में CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है नियर द टिश्यू, ये आरबीसी है, ठीक है। CO2 टिश्यू से CO2 निकलती है, CO2 निकली, CO2 कहां जाएगी, सीधा अंदर जाएगी। जब CO2 का लोडिंग होता है तो उस समय क्लोराइड शिफ्ट होता है, क्या होता है, क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड आयन एंटर करेंगे आरबीसी के अंदर, समझ रहे हो। हाई अमाउंट ऑफ क्लोराइड विल बी प्रेजेंट इन आरबीसी, कहां पर होंगे भाई, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में यहां पर प्रोसेस होती है, क्लोराइड शिफ्ट कहां होगा, यहां पर। तो यहां क्लोराइड सबसे ज्यादा होंगे, यहां क्लोराइड सबसे ज्यादा होंगे, और यहां पर क्लोराइड आरबीसी के अंदर कम हो जाएंगे, यहां पर प्लाज्मा में इंक्रीज होंगे। यानी इन दोनों के अंदर क्लोराइड इंक्रीज इन आरबीसी, ठीक है, और इन दोनों के अंदर क्लोराइड इंक्रीज इन प्लाज्मा, समझ रहे हो। क्योंकि यहां पर क्या होगा, क्लोराइड शिफ्ट होगा, तभी तो भाई CO2 लोड होगी क्लोराइड शिफ्ट के टाइम पर। यहां रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट होगा, आप समझ रहे, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट हो जाएगा, तो CO2 कहां चली जाएगी, प्लाज्मा के अंदर। तो यहां प्लाज्मा में CO2 का अमाउंट ज्यादा होगा, इन दोनों के अंदर आरबीसी के अंदर क्लोराइड आयन का परसेंटेज ज्यादा होगा। समझ में आया नहीं आया, वही एनसीईआरटी की लाइन है। टोटल बेटा, ठीक है, 50+ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 50+ क्वेश्चंस हैं, सारी थ्योरी में कराने वाला हूं मैं, और सारे क्वेश्चंस, ठीक है, एनसीईआरटी कंसेप्चुअल अटैच करता हुं मैं कराऊंगा, ठीक है, जैसे पूरी थ्योरी रिवाइज हो जाए। और थ्योरी जो तुम पढ़ लेते हो ना, कहते हो यार सर मुझे तो आ गई, ठीक है, मुझे तो आता है, तो बस वो मैं समझाना चाह रहा हूं, ये मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है, आप भी एनसीईआरटी पढ़ चुके होगे, ठीक है। क्लोराइड शिफ्ट भी समझ में आता होगा, पर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कितने बच्चे सही कर पाते हैं जरा बताओ, ठीक है। तो कौन सा होगा इसमें जरा बताओ। तो सिस्टेमिक वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी, सिस्टेमिक वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी, ए और डी कहीं दे रखा है, ए और डी दे रखा है। जो थर्ड लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं, जो थर्ड लगा रहे हैं सही लगा रहे हैं। कई बच्चे फोर्थ लगा रहे हैं, फोर्थ नहीं होगा भाई, थर्ड होगा। आदित्य बेटा थर्ड होगा, हाँ आदित्य तो सही लगा रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, समझ में आया ना कंसेप्ट क्या है, ठीक है। ब्रीदिंग रेट विल इंक्रीज इफ, मैंने बताया था अगर बॉडी के अंदर CO2 और H की कंसेंट्रेशन बढ़ जाए, क्योंकि हमारे जितने भी कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, चाहे वो कैरोटिड आर्टरी पर हो, आप समझ रहे हो, चाहे वो ब्रेन के अंदर हो, सारे कीमो रिसेप्टर ओनली सेंसिटिव होते हैं दो चीजों के लिए, ठीक है, CO2 और H के लिए, ठीक है। कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीज इन, हाँ। अब CO2 कहां पर इंक्रीज होगी, अगर CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में बढ़ती है कोई दिक्कत नहीं है, हाँ CO2 अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बढ़ती है तो दिक्कत है, समझ रहे हो। कीमो रिसेप्टर की अगर मैं बात करूं, कीमो रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होते हैं, कीमो रिसेप्टर सेंसिटिव किसके लिए होते हैं, दो चीजों के लिए, H के लिए सेंसिटिव होते हैं
और CO2 के लिए सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव नहीं होते। और कहां प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन, ठीक है, ध्यान रखना है। एक तो मैंने बताया था कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी जो ब्रेन में ब्लड को लेके जाती है, और एक एओर्टा, एओर्टा, दोनों ही आर्टरी हैं। और आर्टरी में ब्लड कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इन दोनों में ब्लड कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में तो CO2 ज्यादा होता ही है। समस्या क्या है? जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर CO2 और H बढ़ेंगे तो कीमो रिसेप्टर सेंसिटिव होते हैं इनके लिए, तुरंत सिग्नल भेजेंगे एमओ के पास, रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज कब होगा? जब कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीज कहां पर हो जाए? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड में इंक्रीज होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में तो ऑलरेडी CO2 ज्यादा होती है, और जहां CO2 ज्यादा होगी वहां H ऑटोमेटिकली ज्यादा होंगे, समझे? तो थर्ड ऑप्शन आएगा। ट्रैकिया इज ये एनसीईआरटी की लाइन है। कैसी ट्यूब है? स्ट्रेट ट्यूब है। कहां तक जाती है? मिड थोरेसिक कैविटी तक, ठीक है। आप समझ, मिड थोरेसिक कैविटी तक, ठीक है। कॉइल्ड है? कॉइल्ड नहीं है, स्ट्रेट ट्यूब है। मिड एब्डोमिनल कैविटी? नो। मिड थोरेसिक कैविटी ये पूछता है, तो फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, मिड थोरेसिक कैविटी तक जाती है। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्विट। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है यार, इस लाइन से क्वेश्चन आता है अक्सर, अगर हम इस लाइन को छोड़ देते हैं। रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में नीचे दे रखी है ये लाइन, ठीक है, नीट में ये उठा लेते हैं, उठाएंगे, ठीक है। क्विट सिग्निफिकेंट होती है इनसिग्निफिकेंट? इनसिग्निफिकेंट। क्विट इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट। यानी रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में एचाइन का रोल है, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में CO2 का रोल है, पर ऑक्सीजन का रोल न के बराबर है या नहीं है। आप समझ रहे? क्विट इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट नहीं है, ये लाइन आती है, ठीक है। ओनली एचाइन और CO2 का रोल है, ऑक्सीजन का रोल नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए ये कीमो रिसेप्टर सेंसिटिव नहीं होते, ठीक है। तो इनसिग्निफिकेंट सेकंड लगा दोगे। ओके, एनसीईआरटी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है ब्रीदिंग के अंदर, ठीक है। ब्रीदिंग का एक ही कंसेप्ट है, अगर आपको इंस्पायरेशन करना है तो वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, एक्सपायरेशन करना है वॉल्यूम घटाना पड़ेगा। वॉल्यूम बढ़ाओगे तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर घटेगा, बाहर की एयर अंदर आएगी। वॉल्यूम घटाओगे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा, अंदर की एयर बाहर जाएगी। सिंपल कंसेप्ट, ठीक है। इफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट इंस्पायरेशन, तो ABCR, ए क्या होगा? अगर डायफ्राम क्या कर रहा है यहां पर? डायफ्राम भाई इंस्पायरेशन कराना है, गैस को एंटर कराना है, डायफ्राम को फ्लैट कराना है, मतलब डायफ्राम क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी तो फ्लैट होगा। वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज? इंक्रीज हो रहा है। रिब्स एंड स्टर्नम क्या हो रहे हैं? लिफ्ट अप हो रहे हैं, लिफ्ट अप, उठ रहे हैं ऊपर, लिफ्ट अप हो रहे हैं, तभी तो वॉल्यूम बढ़ेगा और बाहर की एयर अंदर एंटर कर जाएगी, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ेगा, साथ में क्या होगा? डिक्रीज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो रहा है, बाहर की एयर अंदर आ जाएगी, इसी को इंस्पायरेशन बोलते हैं, ठीक है। लिफ्ट अप, राइज्ड, ठीक है, एक ही बात है, राइट, ठीक है, राइज, ठीक है, ठीक है। ए इंक्रीज, इंक्रीज इन दोनों के अंदर है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। पूरा मैकेनिज्म यहां तक क्लियर हो जाएगा। जो बच्चे वास्तव में पढ़ने वाले हैं, जो बच्चे वाकई में जिन्होंने पढ़ करके एनसीईआरटी को समझना है, उनको मजा आएगा। बाद बाकी के तो सब समझ रहे हो। चलो, the amount of CO2 that can diffuse through diffusion membrane per unit difference, again very important line जो छोड़ते हो आप अक्सर कर, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है लंग्स में, अगर मैं पर यूनिट की बात कर रहा हूं, पर यूनिट, ठीक है, एक 1 mm स्क्वायर ले लो, क्यू ले लो, ठीक है,
कोई भी आप एक छोटा सा एरिया ले सकते हो, ठीक है। द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, मानो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का एक एरिया ले लिया आपने, पर यूनिट, ठीक है, डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज कंपेयर टू ऑफ ऑक्सीजन। बताओ, ठीक है, पार्शियल प्रेशर इज हायर, मच हायर कंपेयर टू ऑफ ऑक्सीजन। CO2 का डिफ्यूजन रेट यहां ज्यादा है या कम है? डिफ्यूजन रेट ऑफ डिफ्यूजन मच हायर, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO2 मच हायर। समझ रहे हो? मच हायर क्यों ज्यादा है भाई? क्योंकि CO2 की सॉल्युबिलिटी कंपैरेटिव ऑक्सीजन 20 से 25 टाइम ज्यादा होती है, इसलिए पर यूनिट, समझना, इसलिए पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर, समझना, कम, आप समझ रहे हो? CO2 का डिफ्यूजन रेट कंपैरेटिव ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है, मच हायर, समझ रहे? क्योंकि ड्यू टू सॉल्युबिलिटी मच हायर, ड्यू टू सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 जो होगी वो 20 से 25 टाइम, ठीक है, मोर देन ऑक्सीजन। क्लियर? इसलिए पर यूनिट डिफरेंस CO2 का डिफ्यूजन रेट ज्यादा होगा कंपैरेटिव ऑक्सीजन, जबकि CO2 का पार्शियल प्रेशर कंपैरेटिव ऑक्सीजन कम होता है, फिर भी डिफ्यूजन रेट उसका ज्यादा होगा। ठीक है, आप समझ रहे हो? हाँ, एनसीईआरटी की लाइन है पूरी की पूरी। ठीक है, डिफ्यूजन रेट के लिए पूछ रहा है वो, मच हायर। अ हेल्दी मैन कैन एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली, जनरल पूछ रहा है वो, जनरल पूछना चाह रहा है वो। क्या पूछना चाह रहा है भाई? रेट, भाई टाइम दे रहा पर आवर, पर मिनट, पर आवर, रेट ऑफ ब्रीथिंग पूछ रहा है। एनसीईआरटी में रेट ऑफ ब्रीथिंग दे रखा है। ठीक है, रेट ऑफ ब्रीथिंग कैसे निकालोगे भाई? रेट ऑफ ब्रीथिंग इज इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ ब्रीथिंग इज इक्वल टू क्या होता है? ठीक है, टाइडल वॉल्यूम इनटू हाँ, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम इनटू, अच्छा, रेट ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली। रेट ऑफ ब्रीथिंग नहीं पूछा है उसने पूछा है पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, रेट ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन एनसीईआरटी की लाइन है। पल्मोनरी वेंटिलेशन इक्वल टू क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम इनटू रेट ऑफ ब्रीथिंग। एक मिनट में कितने बार सांस लेते हो निकालते हो? आप बोलोगे सर 12 से 16 बार। एक बार में कितनी सांस लेते हो? सर 500 ml टाइडल वॉल्यूम लेते हो, तो कितना आएगा? लगभग 6000 से 8000 ml पर मिनट आएगा। यह है पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब है एक मिनट के अंदर एक हेल्दी मैन कितना एयर इनहिल और एक्सिल कर सकता है, इसको पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं। समझ में आया? हाँ, कितना होगा? 6000 से 8000 ml पर मिनट, बिल्कुल सही, सेकंड। इसी को रेट ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं। आगे आ जाओ। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, एनसीईआरटी में ये सारे ऑर्डर दे रखे हैं कि पल्मोनरी वेंटिलेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन अक्रॉस एलुलर मेम्ब्रेन, सेलुलर रेस्पिरेशन, डिफ्यूजन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो सबसे पहले आप क्या बात करोगे? ठीक है, सबसे पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन आएगा। नंबर 1 क्या आएगा? पल्मोनरी वेंटिलेशन। फिर आगे क्या आएगा? फिर डिफ्यूजन अक्रॉस एलुलर मेम्ब्रेन, सी आएगा। फिर क्या आएगा सी के बाद? ठीक है, ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन बिटवीन, हाँ, फिर आएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, बी आ जाएगा।
फिर क्या आएगा, ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी भी हो गया, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, डिफ्यूजन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, मतलब ई आ गया। और ई के बाद क्या आएगा, ई के बाद आएगा सेलुलर रेस्पिरेशन। सबसे पहले ब्रीदिंग वेंटिलेशन होगा, फिर एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड होगा, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होगा, फिर एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू होगा, तब जाकर के सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। ACBED, ACBED पहला ही मिल गया हमें, फर्स्ट। समझे? ये एनसीईआरटी में पूरा एक दे रखा है सीक्वेंस, इस पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलो अब आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डू नॉट अकर इन सिस्टेमिक कैपिलरी। बेहतरीन, मतलब बेहतरीन, मतलब बेहतरीन कंसेप्चुअल है। मैंने कहा था ना, गारंटी ली थी मैंने, अगर आप सारे क्वेश्चन सही कर गए तो मान जाऊंगा आपको ब्रीथिंग आता है, नहीं तो ब्रीथिंग नहीं आता, ठीक है। सिर्फ हवा में सारी बातें हैं, ठीक है। सब एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं पर कंसेप्चुअल हैं, एनसीईआरटी की हिडन लाइंस, ठीक है। सुनो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डू नॉट अकर इन सिस्टेमिक कैपिलरी, बताओ। डू नॉट अकर इन सिस्टेमिक कैपिलरी, सिस्टेमिक कैपिलरी, सिस्टेमिक कैपिलरी के अंदर कौन सी रिएक्शन नहीं होगी? देखो सुन लो, सिस्टेमिक कैपिलरी की बात कर रहा है, ये टिश्यू है, ये लंग्स है। सिस्टेमिक कैपिलरी कहां होगी? सिस्टेमिक कैपिलरी या तो ये लंग्स के अराउंड होंगे सिस्टेमिक कैपिलरी, अच्छा ये पल्मोनरी कैपिलरी हो गए, ठीक है। सिस्टेमिक कैपिलरी कहां होंगे? टिश्यू के अराउंड होंगे सिस्टेमिक कैपिलरी, ये यहां यहां यहां, ये हो गए सिस्टेमिक कैपिलरी। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में टिश्यू और हार्ट के बीच में होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन लंग्स और हार्ट के बीच में होता है, तो ये होंगे सिस्टेमिक कैपिलरी, सिस्टेमिक कैपिलरी। ये है टिश्यू। अब पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डू नॉट अकर इन सिस्टेमिक कैपिलरी, यानी टिश्यू के पास वो रिएक्शन नहीं होगी। अब टिश्यू के पास आप जानते हो यहां पर क्या होता है, लोडिंग ऑफ CO2 होता है टिश्यू के पास, लोडिंग ऑफ CO2, ठीक है। अब लोडिंग ऑफ CO2 से रिलेटेड जितनी भी रिएक्शंस होंगी वो सारी टिश्यू के पास होंगी, ठीक है। आप समझ रहे हो? अब जैसे जब लोडिंग ऑफ CO2 होता है तो आप जानते हो CO2 प्लस H2O, ठीक है, आगे बनाता है H2CO3, ये रिएक्शन तो होगी यहां पर। अब देखो, अब टिश्यू के पास क्या होगा, तुरंत ही H2CO3 टूटता है, H2CO3 टूटता है H आइन प्लस HCO3 आइन के अंदर, ये रिएक्शन भी दे रखी है H आइन, ये भी टिश्यू के पास रिएक्शन होगी सिस्टेमिक कैपिलरी में। पूछा डू नॉट अकर, समझना, ठीक है। ये रिएक्शन होगी 70% CO2 के लिए, और 23% CO2 हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा और क्या बनाएगा, HbCO2, तो HbCO2 से बनेगा HbCO2, ये भी रिएक्शन यहां पर होगी, 23% CO2 की लोडिंग यहां पर होगी। हां, पर ये रिएक्शन कहां होती है, ये रिएक्शन कहां होती है, ये होती है पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर, पल्मोनरी कैपिलरी में है। बेहतरीन क्वेश्चन। तो कौन सा सिस्टेमिक कैपिलरी में नहीं होगा? नंबर सेकंड सिस्टेमिक कैपिलरी में नहीं होगा, बचे हुए सिस्टेमिक कैपिलरी में होंगे। नंबर सेकंड कहां होगा? ये पल्मोनरी कैपिलरी में होगा, नियर लंग्स। आया मजा या नहीं आया? यस या नो? हाँ बेटा, सेकंड स्टेज ऑफ कैंसर क्यूरेबल है अगर समय से सही डॉक्टर से इलाज करा लिया तो, ठीक है। कीमोथेरेपी आज की डेट में लेटेस्ट ड्रग है, उसको आप लोग यूज कर रहे हैं और यूज करोगे तो उसका बेनिफिट है, पर सेकंड स्टेज में, ठीक है। चलो यहां तक बताओ, मजा आया या नहीं आया यार? तो अगर मजा आया तो दिल से आग लगाओ, ठीक है, मुझे दिखना चाहिए। मतलब वास्तव में तुम, मतलब मैं सच कह रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कहीं मिलेंगे तो नहीं, ये मैं कह रहा हूं। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें कॉमन है क्योंकि एनसीईआरटी की लाइनें यूज की है मैंने, पर वो हिडन लाइंस भी निकाली है मैंने, कुछ नए क्वेश्चंस भी बहुत बेहतरीन लेकर के आया हूं। मतलब अगर आप वास्तव में पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपको मजा आने वाला है, पढ़ने वाले बच्चे हो तो, ठीक है। बात बाकी का तो खैर ठीक है।
अगला देखो एसर्शन, ठीक है, राइज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अगर आप पार्शियल प्रेशर CO2 का बढ़ा रहे हो, एच आइन एंड टेम्परेचर शिफ्ट, ठीक है, बिल्कुल आपने पी, भाई आप जानते हो जहां पर CO2 का लेवल बढ़ेगा वहां एच आइन अपने आप बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि CO2 H2O से मिलकर के क्या बनाती है? H2CO3, और तुरंत ही H2CO3 किसमें टूटेगा? H आइन प्लस HCO3 आइन। यानी अगर CO2 का लेवल बढ़ेगा तो H आइन अपने आप बढ़ जाएंगे। तो राइज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H आइन एंड टेम्परेचर, और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। शिफ्ट द HbO2 डिसोसिएशन कर्व टू राइट, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, एसर्शन ठीक है। अब रीजन देखो, बिकॉज राइज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, फॉल इन pH। समझ रहे हो? अगर CO2 का लेवल बढ़ाओगे तो H आइन बढ़ेंगे, और H आइन बढ़ाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगी pH, बिल्कुल सही, pH घटेगी, ठीक है। ऑक्सीजन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल सही है। ऐसा होने पर HbO2 डिसोसिएशन हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, कर्व राइट शिफ्ट हो जाएगा। एब्सोल्युटली राइट है भाई, एसर्शन सही है, रीजन सही है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। राइट शिफ्ट क्यों होगा? क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ाने से pH कम होगी, pH कम होने से डिक्रीज ऑक्सीजन एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से कर्व राइट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, एब्सोल्युटली राइट, ये ऑप्शन। अब आ जाओ आगे। एसर्शन देखो, 100 ml ऑफ वेनस ब्लड has 15 ml of oxygen, ठीक है, it is still 75% saturated with oxygen in normal condition। बेहतरीन क्वेश्चन, एनसीईआरटी की लाइन, ठीक है, समझो। ये टिश्यू है, ठीक है, ये टिश्यू है, याद आ गया होगा, ये पूरा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस कराया था मैं, पूरा रिवीजन भी करा दे रहा हूं मैं, ठीक है। फिर मैंने आरबीसी बताया था, ये आ रही है, ये आरबीसी जा रही है, समझना, ये आ रही है, ये जा रही है, ठीक है। आरबीसी कितना ऑक्सीजन लेकर के आती है? 20 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड। इसमें से कितना ऑक्सीजन टिश्यू ले लेता है? 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू ले लेता है। तो कितना ml ऑक्सीजन बच गई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में? 15 ml ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में बच गई, ठीक है, लौटते वक्त। यही कह रहा है ना, 100 ml ऑफ वेनस ब्लड हैज 15 ml ऑफ ऑक्सीजन, इट इज स्टिल 75%, यानी इसका मतलब क्या है? 75% सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन इन नॉर्मल कंडीशन, एब्सोल्यूट राइट। भाई 15 ml ऑक्सीजन है का मतलब क्या है? 75% सैचुरेशन है। भाई 20 में से 5 गई, 15 बची, 100 में से 25 ml चली गई तो 75 ml सैचुरेशन बच गया, ठीक है। अब रीजन, अबाउट 5 ml ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 25% डिफ्यूज थ्रू एट्रियल ब्लड इनटू द टिश्यू ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ये गलत हो गया। एक्सरसाइज जब आप करते हो ना तो बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, उस समय 5 ml की जगह 15 ml ऑक्सीजन टिश्यू में चली जाती है और यहां पर 5 ml रह जाती है, यानी ओनली समझना 25% सैचुरेशन बचेगा, 75 की जगह 15 चली गई, 5 रह गई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, अबाउट 5 ml ऑफ ऑक्सीजन यानी 25% डिफ्यूज फ्रॉम एट्रियल, ठीक है, ब्लड इनटू टिश्यू। 25 नहीं, 5 ml नहीं होगा, 50 ml होगा, 25 सैचुरेशन नहीं होगा, ठीक है, 75% डिफ्यूज कर जाएगी, ओनली 25% सैचुरेशन हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। तो इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, सी लगा दो, समझ गए। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में कराया था मैंने। असर्शन देखो, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज सिग्मोइड। भाई सिग्मोइड कर्व होता है, एस शेप कर्व होता है, सिग्मोइड मतलब एस शेप कर्व, समझ रहे हो ना मेरी बात। एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन ऑफ हीमोग्लोबिन इंक्रीज विद एडिशन ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन वन आफ्टर अनदर। अब समझना सिग्मोइड कर्व क्यों होता है, बहुत प्यारा लॉजिक समझा रहा हूं भाई। ये समझो एक बस है,
जिसमें 4 सीटें हैं, 4 ऑक्सीजन बैठ सकती हैं। ये बस बहुत समय से खड़ी हुई है, ठीक है भाई। पहली ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी इस बस में बहुत कम होती है, क्योंकि बस खाली है, ठीक है। मानो कोई गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स खाली बस में बैठने से डर रही है, तो सोचे कि बैठूं या नहीं बैठूं, टाइम लगाएगी। तो पहली ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी बहुत कम होगी, तो कर्व हल्का सा ये उठेगा। पर एक ऑक्सीजन बैठ जाएगी तो पहली ऑक्सीजन दूसरी ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ा देगी, तो कर्व थोड़ा सा और उठेगा। 2 ऑक्सीजन बैठी है तो तीसरी ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी दूसरी से भी ज्यादा हो जाएगी, कर्व और उठ जाएगा। और चौथी की बाइंडिंग एफिनिटी तो सुपर होगी, दौड़ लगा के बैठेगी वो, एकदम सुपर होकर के बस रुक जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई भी ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर सकती, इसलिए ये कर्व यहां से स्टेबल हो जाएगा। तो कैसा कर्व बन गया? एस शेप कर्व बन गया। तो ये तो कहना चाह रहा है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व सिग्मोइड कर्व है। क्यों है भाई? क्योंकि एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन फॉर हीमोग्लोबिन इंक्रीज विद एडिशन ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन वन आफ्टर अनदर। भाई पहली को करोगे दूसरी की एफिनिटी बढ़ जाएगी, दूसरी करोगे तीसरी की और बढ़ जाएगी, तीसरी करोगे चौथी की एफिनिटी और बढ़ जाएगी। इस वजह से एस शेप कर्व आएगा, इसको सिग्मोइड कर्व बोलते हैं। तो दोनों सही हैं, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है यस, ए लगा दोगे। तो जितने बच्चे ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। कितने लगा रहे हैं ए भाई? ए लगा रहे हो ना? बस सी क्यों लगा रहे हो? गधे हो बिल्कुल वास्तव में। देखा, जब बेहतरीन कंटेंट की बात आएगी, मुजरा सुनने सब चले आएंगे यूट्यूब पर। समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ रहे हो? शायरी सुनने सब चले आएंगे, ठीक है। नौटंकी देखने सब आएंगे, ये रियलिटी है। अच्छा कंटेंट अगर यूट्यूब पर आए ना, मुंह छुपा के बैठ जाते हैं, डरते हैं सारे के सारे अच्छे कंटेंट से और अच्छी चीजों से। आप समझ रहे हो? रियलिटी बता रहा हूं, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। बनना चाहते हैं डॉक्टर, पर एग्जाम देने से डर लगता है। समझ रहे हो ना? मजा आना चाहिए, कंटेंट नहीं आना चाहिए। रियलिटी है, रियलिटी। चलो, विच इंस्ट्रूमेंट हेल्प इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी। समझना, क्लिनिकल असेसमेंट, ये क्वेश्चन बनेगा, ये बनेगा 100% बनेगा। क्लिनिकल असेसमेंट, क्लिनिकल असेसमेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। जब भी क्लिनिकल असेसमेंट की बात आएगी तो ध्यान रखना, अगर यहां पर वो देता क्लिनिकल असेसमेंट के अंदर ईसीजी, तो इसका क्लिनिकल असेसमेंट होता है। अगर वो देता है स्पायरोमीटर, यस क्लिनिकल असेसमेंट होता है, लंग्स के डिसऑर्डर में आइडेंटिफाई करते हैं। ईसीजी हार्ट के केस में आइडेंटिफाई करते हैं। अगर देता हार्ट साउंड, इसका भी क्लिनिकल असेसमेंट होता है। समझ रहे हो? क्योंकि हार्ट साउंड से वॉल्व की चीजों को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। आप समझ रहे हो? यस, तो यहां पर आ जाएगा स्पायरोमीटर, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा स्पायरोमीटर। समझ गए ना? एन एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, समझना एनसीईआरटी की लाइन, एन एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पायरेशन इज नोन एज। अब देखो, एडिशनल का मतलब है आपने टाइडल वॉल्यूम ले लिया, टाइडल वॉल्यूम ले लिया, टीबी ले लिया। आप टीबी की बात कितना फोर्सफुली और ले सकते हो, जितना फोर्सफुली ले सकते हो उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल के बाद एडिशनल कितना ले सकते हो, वो आईआरबी है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो एडिशनल वॉल्यूम का मतलब है आफ्टर टाइडल वॉल्यूम ऑफ कितना फोर्सफुली एयर को अंदर लंग्स में ले सकते हो, इसको आईआरवी बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। समझे? ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, ऐसे पूछेगा एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली एक्सपायर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, तो एडिशनल का मतलब ही होता है आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, तो उसको ईआरवी बोलते हैं। समझ में आया? वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली इंस्पायर आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, वाइटल कैपेसिटी। वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली एक्सपायर आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन, इसमें तीनों वॉल्यूम आ जाएंगे, इसको वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, चलो। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन आपने कर दिया भाई, ईयरली ये टीबी है, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम निकाल दिया। अब कितना रह गया? टाइडल निकालने के बाद आपका ईआरवी रह जाएगा, और आरबी तो हमेशा रहता ही है, यानी
ये 2 वॉल्यूम आपके लंग्स में बचेंगे नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद, नॉर्मल इंस्पायरेशन नॉर्मल एक्सपायरेशन, ये 2 वॉल्यूम बचेंगे। ERV है ऑप्शन और RV पहला ही दे रखा है, ERV और RV ये 2 बचेंगे नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद। आगे आ जाओ। इफ अ पर्सन एक्स, ठीक है, एक्सिल आउट फोर्सफुली बाय अप्लाइंग ऑल हिज एफर्ट, पूरा दम लगा दिया उसने, ठीक है, एयर को निकालने में, व्हाट विल द पल्मोनरी वॉल्यूम इनहेल बाय हिम इमीडिएटली अंडर नॉर्मल कंडीशन। समझना, विदाउट अप्लाइंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, ठीक है। अब समझना, सारा वॉल्यूम निकाल चुका है, टाइडल वॉल्यूम, IRV, सारा वॉल्यूम निकाल दिया, यानी ये आपने टाइडल लिया और सारा दम लगा के निकाल दिया। अब दम लगा के निकालने के बाद कितना वॉल्यूम आप ले सकते हो बिना फोर्स लगाए, आप वापस यहां तक आ सकते हो बस। इफ अ पर्सन एक्सिल, ठीक है, एक्सिल आउट फोर्सफुली बाय अप्लाइंग ऑल हिज एफर्ट, व्हाट विल द पल्मोनरी वॉल्यूम इनहेल बाय हिम इमीडिएटली अंडर नॉर्मल कंडीशन। बस टाइडल वॉल्यूम, ये टीवी है, ये टीवी है, ये IRV था, ठीक है, ये ERV था और नीचे क्या होता है RV, ठीक है। तो वापस यहां तक आ सकते हो, ठीक है, और कुछ नहीं। तो ERV प्लस TV ऑप्शन है, TV प्लस ERV, यस। ऐसे क्वेश्चन बिना ड्रॉ करे मत करना, गलत हो जाएंगे। हर साल नीट में क्वेश्चन आता है, ठीक है, हर साल। मैं इतना जानता हूं जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उनमें से नीट में क्वेश्चन मिल जाएगा, पहली बात, क्योंकि NCERT की सारी लाइन कवर कर ली है मैंने। दूसरा, ध्यान रखना, सारे कंसेप्ट एकदम इसमें इंक्लूडेड हैं जो NCERT की एक एक लाइन पर बने हुए हैं, यानी NCERT की लाइन को टिल्ट किया गया तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट्स। अब समझना, कोई एथलीट्स है, उसका टाइडल वॉल्यूम दे रखा है उन्होंने, टाइडल वॉल्यूम कितना रखा है, 500 ml दे रखा है, ठीक है। चलो, एन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी दे रखा है, 1000 ml दे रखा है उन्होंने, ठीक है। व्हाट विल द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी पूछी है। इफ द रेजिडुअल वॉल्यूम कितना हो गया, रेजिडुअल वॉल्यूम कितना हो गया, 1200 ml। अगर रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 ml है तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बताओ। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी तो आप जानते हो, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये आपको दे रखा है, टीबी भी दे रखा है इन्होंने, प्लस ये भी दे रखा है इन्होंने, ठीक है। 1500 हो गया, ज्यादा सोच रहा ही नहीं है आपको उसके अंदर, ठीक है। ऑप्शन है 1500 ml, यस, ये लगा दोगे। ये तो कंफ्यूज करने के लिए दे दिया उन्होंने और कुछ भी नहीं है। समझ गए, यस या नो, यस या नो। सी नहीं होगा भाई, सी नहीं होगा। जो ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही, ठीक है, बाद बाकी के सब पानी कम। आ जाओ, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बाय ब्लड। समझना भाई, क्या पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बाय ब्लड। हीमोग्लोबिन इज नेसेसरी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। गलत, कार्बोनिक एनहाइड्रेस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ठीक है। और हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन के लिए नेसेसरी होता है, क्योंकि ऑक्सीजन 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के थ्रू ही जाती है, ओनली 3% डिफ्यूज फॉर्म में जाती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन इज नेसेसरी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, कार्बोनिक एनहाइड्रेस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एब्सोल्युटली राइट। ओनली ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, ओनली ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्ट, नहीं, ब्लड से ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट होती है और CO2 भी ट्रांसपोर्ट होती है। ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इज, नहीं, ऑक्सीजन और CO2 दोनों होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आएगा जरा बताओ, बी। जो बच्चे बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली भाई। मुजरा देखने आए हो, लगाया तो करो, उसके अंदर बी है, ए है, क्या है, देखते रहते हो, टीपते रहते हो, बस ऑप्शन लगाओ भाई। तुम्हारे हिसाब से ए है, बी है, सी है, क्या है, फास्ट लगाओ, देखे तुम्हारी एबिलिटी कितनी है, ठीक है। बाकी में तुम नीट एस्पिरेंट हो या बस हवाबाजी चल रही है सारी की सारी। स्पीड अप किया करो, फटाफट तेजी से लगाओ। चलो, अब आ जाओ, वैल्यू ऑफ
पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेरिक एयर, एल्वुलाई, टिश्यू रिस्पेक्टिवली। इसको कराने से पहले मैं समझा दूं जरा आपको, ठीक है। ये ध्यान रखना, या मैं इसमें भी ट्रिक बता ही दूं पहले तो। ट्रिक ध्यान रखना भाई, मान लो इधर टिश्यू है, अब जिंदगी में भूलोगे नहीं, कोशिश तो मैं इतनी कर रहा हूं कि तुम्हारे एकदम कंसेप्ट बहुत बेहतर हो जाए। इधर एटमॉस्फेयर मान लो, ये एटमॉस्फेयर हो गया, ये लंग्स हो गए, ये लंग्स हो गए, वो टिश्यू हो गया। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, तो नीचे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। चलो भाई देखता हूं, अब देखो समझना, मैं ऊपर ऑक्सीजन लिख रहा हूं, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितनी होती है 159 mmHg। लंग्स में आकर के ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी 104 mmHg। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कितनी रह गई 95 mmHg। और टिश्यू में आके ऑक्सीजन कितनी रह गई ओनली 40 mmHg। CO2 यहां से निकली, CO2 टिश्यू में कितनी होती है, CO2 जरा बताओ, टिश्यू में 45 होती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 कितनी होती है, ये ऑक्सीजन की बात चल रही है, अब यहां CO2 की बात चल रही है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 कितनी होगी, इसमें भी 45 ही होगी CO2, ठीक है। अब यहां आ गया, चाहे कहीं कुछ भी हो, सीधे लंग्स में CO2 कितनी होगी, लंग्स में 40 CO2 होगी, ठीक है। और जो एयर निकालते हैं, या एटमॉस्फेयर का याद रखो, एनसीईआरटी ने एटमॉस्फेयर दे रखा है, ठीक है। इस अच्छा एयर का निकालने का, जो एयर निकालते हैं उसमें CO2 32 होती है, और एटमॉस्फेयर में 0.3 mmHg होती है, समझ रहे हो। तो इसके बेस पर भी आप समझ सकते हो, ठीक है। या इसको और मैं सिंपल फॉर्म में बात करूं ना, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 घटते हुए क्रम में याद कर लो। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कितना होगा 159, लंग्स में कितना होगा ऑक्सीजन 104, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95, और टिश्यू में ऑक्सीजन कितना होगा जरा बताओ 40 mmHg, ठीक है। भाई ये टिश्यू की बात आ गई, टिश्यू CO2 टिश्यू से स्टार्ट होगा, टिश्यू से CO2 टिश्यू में कितना होगा 45, ठीक है। CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होगा, उसमें भी 45। लंग्स में CO2 कितना होगा, लंग्स में जरा बताओ 40, जो एयर बाहर निकाल रहे हो 32, एटमॉस्फेयर में CO2 कितना होगा 0.3 mmHg। बस ये सीक्वेंस याद कर लो, एक क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके, सारे क्वेश्चन हर तरीके के। अगर डायग्रामेटिकली बात करूं तो एनसीईआरटी के डायग्राम ध्यान रखना, एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा जरा बताओ 159 और 0.3 mmHg होता है, जो एयर आप अंदर लेकर के जा रहे हो, इसके अंदर इंस्पायर्ड एयर के अंदर, ठीक है। फिर लंग्स में आकर के मैंने बताया CO2 का कितना हो जाएगा 104, सॉरी ऑक्सीजन का, CO2 का कितना हो गया 40 mmHg। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन में भी होगा, सिस्टेमिक आर्टरी में भी होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ध्यान रखना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जरा बताओ, ऑक्सीजन 95 होगा और CO2 ओनली 40 होगा, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। अगर टिश्यू की बात करूं, टिश्यू के अंदर, टिश्यू में ध्यान रखना है, जब भी टिश्यू की बात आएगी, जब भी टिश्यू की बात आएगी, तो टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा। ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर कम होगा क्योंकि यूज हो रहा है, CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, ज्यादा होगा, ये नहीं भूलना है आपको कभी। पल्मोनरी आर्टरी की बात करूं, सिस्टेमिक वेन की बात करूं, दोनों के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमेशा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होगा। ऑक्सीजन ओनली 40 होगा, CO2 हमेशा 45 होगा। और जो एयर आप बाहर निकालते हो, एयर जो बाहर निकालते हो, उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है कितना 116 mmHg, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा।
और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है कितना 32 mmHg। ये एडिशनल पॉइंट है एक्सपायर्ड एयर के अंदर, ठीक है। और एटमॉस्फेयर का तो बता ही चुका हूं मैं। तो पूरा आपका पार्शियल प्रेशर आ गया, ठीक है, इससे याद रहेगा आपको। ये मैंने ट्रिक्स बता दिए हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब तो कुछ बचा ही नहीं ना। वैल्यू ऑफ CO2, एटमॉस्फेरिक एयर में CO2 कितना होता है 0.3 mmHg। एल्वलाई के अंदर CO2 कितना होता है 40 mmHg। टिश्यू में CO2 कितना होता है 45 mmHg। देख लो ऑप्शन है 3, 40, 45, 3 आ गया, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। अब फोर्थ क्या, कोई भी क्वेश्चन आए आप उड़ा दोगे, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप उड़ा दोगे, कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं आपका। इतने तरीके से समझा दिया मैंने, ठीक है। विच इज ट्रू फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। CO2 के पार्शियल प्रेशर के लिए सही क्या है ये पूछा है, ठीक है। मोर इन एल्वुलाई एयर देन इन एक्सपायर्ड एयर। आप सिंपल जानते हो एल्वुलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा 40, एक्सपायर्ड एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा 32, ठीक है। मोर इन एल्वुलाई देन एक्सपायर्ड, करेक्ट पूछा है, पहला ही हो गया भाई ये तो। मोर इन एक्सपायर्ड एयर, एक्सपायर्ड एयर में कितना होगा 32 बता चुका हूं। एल्वुलर एयर में कितना होगा 40, ये तो गलत हो गया। मोर इन इंस्पायर्ड एयर, जब एयर लेते हो उसमें CO2 कितना होता है 0.3, एक्सपायर्ड एयर में CO2 कितना होता है 32। मोर इन इंस्पायर्ड एयर, इंस्पायर्ड एयर में 0.3 मोर नहीं होगा। एल्वुलर एयर के अंदर बता चुका हूं 40, तो ये भी गलत हो गया, ये तीनों गलत हो गए ना। सही एक ही बच्चा ए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की सारी लाइन एनसीईआरटी की हैं, एक भी क्वेश्चन मैंने उठाया नहीं है बाहर से, सारे एनसीईआरटी के हैं और सारे क्वेश्चन बिल्कुल स्टैंडर्ड हैं। और काफी क्वेश्चन तो इसके अंदर कोशिश की है उनको नया डिजाइन करने की, इससे कि थोड़ा कंसेप्ट आपके बेटर और हो जाए। ऑक्सीजन बाइंड विद हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी, तभी तो मैं कह रहा हूं, चैलेंज दिया था मैंने। अगर आप में से एक भी बच्चा ऐसा है जो कहता है कि सर मुझे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की मास्टरी है, सारे क्वेश्चन सही सॉल्व करके दिखा दे, जो कहेगा वो करने को तैयार हूं, पर ईमानदारी से, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो मानता हूं ये मेरा चैलेंज था, ठीक है। चलो, ऑक्सीजन बाइंड विद हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी टू फॉर्म, जब भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगी, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगी, तो इसको बोलते हैं, समझना मेरी बात, इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन। और बनता क्या है HbO2 बनता है, इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। पूछा क्या है, ऑक्सीजन बाइंड विद हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। थर्ड, अगर पूछा बाइंडिंग मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, तो ऑक्सीजनेशन बोलते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजनेशन हो रहा है तब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है, समझ गए। आ जाओ, विच फैक्टर इफेक्ट द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। समझना, अगर मैं सिग्मोइड कर्व की बात करता हूं, नॉर्मल कर्व है, फिर मैंने बताया ये कर्व लेफ्ट शिफ्ट भी हो सकता है, राइट शिफ्ट भी हो सकता है। ये राइट है तो ये लेफ्ट है। वो कौन से फैक्टर हैं जो उसको लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, वो कौन से फैक्टर हैं जिसको राइट शिफ्ट करते हैं। राइट शिफ्ट होगा तो HbO2 का क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। लेफ्ट शिफ्ट होगा तो क्या होगा, HbO2 का एसोसिएशन होगा। याद आ गया। वो कौन से फैक्टर हैं जो एसोसिएशन कराते हैं, भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ा दो, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 घटा दो, अच्छी बात है। यहां पर pH बढ़ा दो, मतलब H आयन कम कर दो, अच्छी बात है, ठीक है, समझ रहे हो। P50 वैल्यू कम कर दो, उधर P50 वैल्यू बढ़ जाती है। ये कहां पर होगा, लंग्स के पास। टेम्परेचर कम कर दो, उल्टा कर दो यहां पर, ठीक है। यहां पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम कर दो एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ा दो, ठीक है। pH की बात करूं तो कम कर दो, H आयन बढ़ा दो। अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में P50 वैल्यू हमेशा बढ़ जाती है, ठीक है। इसमें टेम्परेचर हमेशा बढ़ा हुआ होता है क्योंकि नियर द टिश्यू, टिश्यू के पास रिएक्शन होती है, टिश्यू के पास,
ये रिएक्शन लंग्स के पास होती है, लंग्स के पास, समझ रहे हो। और टिश्यू के पास टेम्परेचर वैसे भी ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ कैटाबॉलिक रिएक्शन चलते हैं, ठीक है। चलो, तो पूछा क्या फैक्टर, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन पूछा है। तो पीएच, ठीक है, ऑक्सीजन, CO2 एंड टेम्परेचर सारे होंगे। सैलिनिटी, टेम्परेचर ना एक ही होगा, फर्स्ट ऑप्शन आएगा। आपके सामने सारे फैक्टर हैं, कोई भी क्वेश्चन आया आप उड़ा दोगे। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाय 1 लीटर ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अंडर स्ट्रेनस कंडीशन, स्ट्रेनस कंडीशन। तो जब भी आप स्ट्रेनस कंडीशन में एक्सरसाइज करते हो, तो मैंने बताया था, ठीक है, 100 ml जो ब्लड होता है, 20 ml इसके पास ऑक्सीजन होती है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो 20 में से लगभग 15 ml ऑक्सीजन चली जाती है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ओनली कितनी ml बचेगी? 5 ml ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में बचेगी, जो वापस जाएगा। याद आ गया? ठीक है, पर ये 100 ml ऑफ ब्लड के लिए नहीं पूछ रहा, 1 लीटर के लिए पूछ रहा है, समझ रहे हो। 100 के लिए नहीं पूछ रहा, 1000 के लिए पूछ रहा है। तो 1000 के लिए कितनी हो जाएगी? 5 की जगह 15 हो जाएगी। 1000 ml ऑफ ब्लड, भाई 100 ml ब्लड, ठीक है, 20 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। स्ट्रेनस कंडीशन में जब आप एक्सरसाइज करते हो तब 20 में से 15 ले लेता है, 5 बचती है। नॉर्मल कंडीशन में से 20 में से 5 ले लेता है, 15 बचती है, ठीक है। तो 5 पर 100 ml ऑफ ब्लड है। तो 1000 ml में कितना होगा? एक जीरो बढ़ा दो, 50 ml ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। कितना ने सही किया? बिल्कुल सही, बेहतरीन, बढ़िया। हाउ मच CO2 इज डिलीवर्ड टू द एल्वुलाई बाय एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड? सिंपल है, CO2 के लिए पूछा है उसने, CO2 कितनी डिलीवर होगी, ठीक है, एवरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू 100 ml। तो CO2 तो NCERT डायरेक्ट लाइन है, 4 ml CO2 डिलीवर करती है, ठीक है, पर 100 ml ऑफ ब्लड। हाँ, 100 से बढ़ा देता, 1000 कर देता तो 40 ml हो जाती, सिंपल सी बात है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। Which of the following condition are found in the alveoli of lungs? बात कहां की चल रही है? alveoli of lungs। राइट शिफ्ट होगा, लेफ्ट, लेफ्ट। लंग्स के अंदर हमेशा लेफ्ट शिफ्ट होगा। फेवरेबल कंडीशन, तो फेवरेबल कंडीशन ढूंढनी है। हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यस। हाई पार्शियल ऑफ CO2, नो। लो एच आइन, यस। लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, बिल्कुल बढ़िया। लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, गलत। हाई एच आइन, गलत। तो कितनी चीजें आ रही हैं? फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है और फिफ्थ आ रहा है, और एक भी नहीं आ रहा। फर्स्ट, सेकंड, ये मिल गया आपको, फोर्थ ऑप्शन। समझ में आ गया? कर्व कहां शिफ्ट होगा? लेफ्ट होगा, एसोसिएशन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कैन बी फाउंड इन वर्कर्स वर्किंग इन मिल? अगर कोई मिल में काम कर रहा है तो भाई जो भी काम करेगा उसके पार्टिकल उसके लंग्स में जाएंगे। तो याद हो, लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस हो जाएगी, यानी प्रोलिफरेशन ऑफ कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर का नंबर बढ़ जाएगा, इसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। याद आ गया? ठीक है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, सिलिकोसिस, निमोकोनियोसिस, बायसिनोसिस। याद आ गया? हाँ, बहुत सारे नाम बताए थे, ठीक है। तो ये सब क्या है? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल इन लंग्स, जो लीड करते हैं फाइब्रोसिस को, यानी प्रोलिफरेशन ऑफ कोलेजन फाइबर इन लंग्स। चलो, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। व्हाट चेंज मे बी ऑब्जर्व ड्यू टू इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड एच आइन? मैंने बताया CO2 बढ़ा दो तो एच आइन अपने आप बढ़ जाएंगे। तो क्या होगा? CO2 एच आइन बढ़ने से क्या होगा? ठीक है, सिग्नल कहां जाएगा? MO के पास, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये क्या काम कर देगा? इंक्रीज कर देगा रेट ऑफ ब्रीथिंग, बढ़ा देगा, क्योंकि ये कहां पर इंक्रीज हो जाएगा? अगर
ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपने HN और CO2 बढ़ा दिए, सिग्नल सीधा MO के पास जाएगा और MO रेट ऑफ ब्रीदिंग को बढ़ा देगा। डिक्रीज इन ब्रीदिंग रेट, इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट, यस, चेंज मे बी ऑब्जर्व ड्यू टू इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड HN इन द बॉडी, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप गलत कर ही नहीं सकते। मैं इतना करा दूंगा कि सारे क्वेश्चन कराने के बाद आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ये गारंटी है। एनसीईआरटी की एक लाइन आपकी क्लियर हो रही होगी, ठीक है, अब कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, सारे वो पॉइंट है जो नीट में पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब मैं सच कह रहा हूं, मैं थोड़ी सी मेहनत की थी मैंने काफी, ठीक है, मैंने कहा था कि बच्चों को बेनिफिट मिल जाए। पहले मैंने नीट के 10 साल के हाई वेटेज टॉपिक को निकाला, उन हाई वेटेज टॉपिक में कहाँ किस किस तरीके से क्वेश्चन आए, उन सारे कंसेप्ट को पहले लिख लिया, उन कंसेप्ट पर नए क्वेश्चन बनाए हैं मैंने, ठीक है। डिसऑर्डर से हर साल क्वेश्चन आता है, पता ही है आपको, पल्मोनरी वॉल्यूम कैपेसिटी से क्वेश्चन आता ही है, रेगुलेशन से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, ये मेन हॉट टॉपिक थे। स्ट्रक्चर वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, वो टॉपिक भी मैंने कवर कर दिए, इनडायरेक्टली एनसीईआरटी पूरी कवर कर दी है मैंने, और हाई वेटेज टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादा दिए हैं, नए कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड थे और मुझे पता था आप गलत करोगे, वो क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं, तो थोड़ी मेहनत की थी, ठीक है, पर इसका बेनिफिट कितने उठा पाते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है, क्योंकि जेन्युइन वास्तव में बच्चे बहुत कम है यार, ठीक है। चलो, क्रोनिक डिसऑर्डर, जब भी क्रोनिक टर्म आ गया अलर्ट हो जाना, क्रोनिक मतलब घातक। जब आप पॉल्यूशन पढ़ोगे बॉटनी में, इकोसिस्टम के अंदर, ध्यान रखना, वहां पर एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस समझते हो, सिल खड़ी सफेद पाउडर होता है, ठीक है, व्हाइट स्टोन का, सॉफ्ट स्टोन, तो अगर वो लंग्स में जाएगा ना, तो लंग्स के अंदर ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर करेगा, इसको एस्बेस्टोसिस बोलते हैं, उससे लंग कैंसर हो जाता है, ठीक है, वो भी क्रोनिक डिसऑर्डर में काउंट होता है, पर एनसीईआरटी ने इसको यहां पर इंक्लूड नहीं किया। एनसीईआरटी ने इसको इंक्लूड किया है कहां पर, पॉल्यूशन वाले चैप्टर में, ठीक है, इकोलॉजी के अंदर, ठीक है। यहां पर एनसीईआरटी ने क्रोनिक डिसऑर्डर में स्मोकिंग से होने वाला एम्फाइसीमा इसको इंक्लूड किया है। एस्थमा क्रोनिक नहीं है, सिलिकोसिस क्रोनिक नहीं है, ठीक है, ब्रोंकाइटिस क्रोनिक नहीं है, एम्फाइसीमा क्रोनिक डिसऑर्डर है, क्योंकि ये स्मोकिंग की वजह से होने वाला डिसऑर्डर है, जिसके अंदर एल्वुलाई का सरफेस एरिया रिड्यूस होता है। पहली बात, एल्वुलाई का सरफेस एरिया रिड्यूस होता है, क्लियर है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, आप समझ रहे हो, हाँ, तो इसको एम्फाइसीमा बोलते हैं। एम्फाइसीमा में स्पेशली ध्यान रखना, जो एल्वुलाई के सेप्टम होते हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, इसको एम्फाइसीमा बोलते हैं। कोई डाउट, हर लगभग क्वेश्चन आ ही रहा है इस पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, भाई करेक्ट पूछा है इन्होंने, ठीक है। एल्वुलाई आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तुम छोड़ते हो लाइन। बच्चों से मैंने पूछा भी ऑफलाइन में, जैसे बच्चों ने कहा, मैंने कहा ये एनसीईआरटी की लाइन है, एल्वुलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बच्चा कहता सर प्राइमरी साइट क्यों है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो टिश्यू की साइड, टिश्यू के पास भी हो रहा है, मैंने यस टिश्यू के साइड भी हो रहा है, तो एल्वुलाई प्राइमरी साइड क्यों है, वो क्यों नहीं है, तो मैंने कहा कि बेटा प्राइमरी साइड इसलिए है क्योंकि टिश्यू के पास डिफ्यूजन निर्भर करता है, डिपेंडेंट है एल्वुलाई के पास होने वाले डिफ्यूजन में। अगर एल्वुलाई के पास डिफ्यूजन होगा तभी तो टिश्यू के पास डिफ्यूजन होगा, तो प्राइमरी साइड कौन सी हुई, एल्वुलाई हुई। आप समझ गए ना मेरी बात। तो एनसीईआरटी की लाइन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एनसीईआरटी की हिडन लाइन है जो बच्चे छोड़ते हैं। तो में से कितने लोग एनसीईआरटी पढ़ चुके होंगे और उन्होंने इस वाली बात पे ध्यान दिया होगा, जरा बताओ, ठीक है, आगे आ जाओ। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर एट टिश्यू लेवल एंड एल्वुलर सरफेस, दोनों सही है, ठीक है। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय द इंडिविजुअल गैसेस इन मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर एंड इज रिप्रेजेंट एज PO2, ठीक है, PCO2, सही है, ऑल ऑफ दीज। पहली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी, ठीक है, आगे आ जाओ। द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर, क्वेश्चन मैंने दिया था इसके ऊपर, मच हायर कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज ड्यू टू सॉल्युबिलिटी, क्योंकि यहां पर CO2 की सॉल्युबिलिटी कंपेरेटिव ऑक्सीजन 20 से 25 टाइम हायर है, दे रखा है 20 से 25 टाइम हायर है। भाई CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है 20 से 25 टाइम कंपेरेटिव ऑक्सीजन, जबकि CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होता है,
पार्शियल प्रेशर कम होते हुए भी CO2 का पर यूनिट डिफरेंस डिफ्यूजन रेट ज्यादा होता है। ये एनसीईआरटी की वो लाइन है जो बच्चे के समझ नहीं आती, ठीक है। एक पर यूनिट ले लो, ठीक है, इसमें CO2 का डिफ्यूजन रेट ज्यादा होगा जबकि CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होता है। क्यों? क्योंकि CO2 की सॉल्युबिलिटी 20 से 25 टाइम ज्यादा होती है कंपैरेटिव ऑक्सीजन। समझ गए? चलो सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, रेजिडुअल वॉल्यूम इज, रेजिडुअल जो रह गया जिसको निकाला नहीं जा सकता, रह गया जिसको निकाला नहीं जा सकता वो है रेजिडुअल वॉल्यूम। समझ रहे हो ना? जो लंग्स में रह गया जिसको निकाला नहीं जा सकता वो रेजिडुअल वॉल्यूम है, ठीक है। एक मिनट, अच्छा, रेजिडुअल वॉल्यूम इज, अच्छा रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है पहले लिख लो, ठीक है। कितना होता है? लगभग 1100 से 1200 ml होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। ग्रेटर देन द वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी में तो तीनों वॉल्यूम आ जाते हैं, ठीक है। टीवी आ जाएगा प्लस IRV आ जाएगा प्लस ERV आ जाएगा, तीनों आ गए, तो ग्रेटर कैसे हो गया? गलत हो गया। ग्रेटर देन द टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? टीवी 500 होता है, उससे तो ज्यादा ही है, ये सही है। लेसर देन द टाइडल वॉल्यूम, लेसर क्यों हो जाएगा? ग्रेटर होगा। ग्रेटर देन द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? IRV, IRV जो होता है वो 2500 से 3000 ml होता है, तो ग्रेटर नहीं होगा, लेसर होगा। एक ही आएगा इसके अंदर बी। सारे वॉल्यूम आपके टिप्स पर हो तो अभी आप कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन, आज हो गए होंगे। देखो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व पर, बच्चे अक्सर कर छोड़ के आते हैं इसको, ठीक है। जरा आप बताओ, आप ही बताना, एक हीमोग्लोबिन है, एक हीमोग्लोबिन में कितने ऑक्सीजन बाइंड करेंगे? पहला ऑक्सीजन बाइंड किया, सैचुरेशन और बढ़ा, दूसरा ऑक्सीजन बाइंड किया, सैचुरेशन और बढ़ा, तीसरा ऑक्सीजन और बाइंड किया और सैचुरेशन बढ़ा, एक ऑक्सीजन और बाइंड किया और सैचुरेशन बढ़ा। यानी अगर मैं कहूं ए क्या है, यहां पर HbO2 का सैचुरेशन ज्यादा होगा, बी क्या होगा? यहां HbO2 का सैचुरेशन कंपैरेटिव कम होगा, इससे कम होगा नीचे। तो ये भी पूछ रहे हैं, अब निकाल पाओगे? अब देखो, ए है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, भाई ठीक है, लंग्स में तो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, सही है। बी है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम टिश्यू, पहला सही है, बिल्कुल सही है भाई। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में HbO2 का एसोसिएशन ज्यादा होगा, यहां कम होगा, तो ये ठीक है, दोनों सही है। ए डीऑक्सीजनेटेड गलत हो गया, ए ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम टिश्यू, टिश्यू के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम टिश्यू, क्योंकि टिश्यू के पास तो डिसोसिएशन होगा, एसोसिएशन नहीं होगा, गलत हो गया, डिसोसिएशन बढ़ जाएगा यहां पर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, सॉरी डीऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। एक ही आएगा ऑप्शन फर्स्ट, समझ में आ गया? क्योंकि यहां क्या है, यहां पर क्या होगा? लंग्स, लंग्स के पास भी क्या बोल रहा है वो? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, तो और बढ़िया है ना, मैक्सिमम सैचुरेशन होगा। हाँ यहां पर कम होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम टिश्यू, तो यहां तो सैचुरेशन कम होगा ही नीचे की साइड में, ठीक है। तो चलो फर्स्ट आ गया। मैच द फॉलोइंग, चलो देखो ऑक्सीजन बताओ, ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जोड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। CO2 कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन बनाएगी। टिश्यू, टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लो होता है या हाई? टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई होता है, एल्वुलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लो होता है। BCDA, BCDA पहला ही मिल गया हमें। देखो CO2, सिगरेट स्मोकिंग के अंदर CO नहीं, रुको, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोनकाई, क्या बोलते हैं? अगर ब्रोनकाई में इन्फ्लामेशन हो रहा है, ब्रोनकाई में इन्फ्लामेशन हो रहा है,
ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल इन्फ्लामेशन, इसको एस्थमा बोलते हैं, जो एक एलर्जिक डिसऑर्डर है, ध्यान रखना, जो एक एलर्जिक डिसऑर्डर है, पहली बात, ठीक है, एस्थमा। और इसमें वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, ये इसका फीचर है सारे के सारे। एम्फाइसीमा सिगरेट स्मोकिंग से होने वाली डिसऑर्डर है, जो क्रोनिक डिसऑर्डर है, इसमें सरफेस एरिया कम हो जाता है। CO2 रिलीज ड्यूरिंग कैटाबॉलिक रिएक्शन, यस, CO2 कैटाबॉलिक रिएक्शन के टाइम पर रिलीज होती है। ऑक्सीजन इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज में एनर्जी फॉर्मेशन में यूटिलाइज होती है, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। तो क्या बनेगा जरा बताओ, ठीक है, फर्स्ट का बी बन रहा है BD AC, BD AC, थर्ड आ गया। स्टेटमेंट फर्स्ट देखो, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम निमोटैक्सिक सेंटर कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन एंड देयरबाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट ना। निमोटैक्सिक सेंटर अगर हाइपर एक्टिव होते हैं, ठीक है, तो सिग्नल कहां भेजेंगे, एमओ के पास, और क्या कर देंगे, डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। निमोटैक्सिक सेंटर हमेशा ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन को घटाता है, बढ़ाता नहीं है, समझ रहे हो, इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज करेगा। रेट ऑफ ब्रीदिंग को बढ़ा देगा, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन को कम करेगा। न्यूटैक्स सेंटर कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, इंक्रीज नहीं, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, जिसकी वजह से रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाएगा, ठीक है। अल्टर द रेट ऑफ ब्रीदिंग, यस, रेट ऑफ ब्रीदिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। अ कीमो सेंसिटिव एरिया सिचुएटेड एडजेसेंट टू रिदम सेंटर विच इज हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयन, यस। एमओ के पास सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो H और CO2 के लिए हाईली सेंसिटिव होते हैं, बिल्कुल सही। तो ये गलत है, स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है, बस सेकंड करेक्ट है, डी लगा दो। आगे आ जाओ। अच्छा, थोरेसिक चैम्बर मैंने बताया था, वेंट्रल साइड पर क्या होता है, स्टर्नम, वेंट्रल साइड पर क्या होगा, स्टर्नम, ठीक है। डॉर्सली क्या होगा, डॉर्सली पीछे क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। लेटरली क्या होगा, रिब्स होंगे। लोअर साइड पर क्या होगा, डायफ्राम। सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, इसको थोरेसिक चैम्बर कहते हैं, ठीक है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज NCERT के लाइन। भाई बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन कई फैक्टर पर निर्भर करती है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, pH, HI, इन सब पर निर्भर करती है, पर प्राइमरली किस पर डिपेंड करती है, NCERT की हिडन लाइन, ठीक है। तो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल होती है। प्राइमरली रिलेटेड टू ऑक्सीजन, अकर इन प्लाज्मा, इंडिपेंडेंट ऑफ ना, ध्यान रखना, प्राइमरली रिलेटेड होती है ऑक्सीजन की, सब पर निर्भर करती है, पर प्राइमरली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ही नहीं है तो बाइंडिंग किससे होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सेकंड, ये NCERT की लाइन बहुत पूछी जाती है, प्राइमरली रिलेटेड टू ऑक्सीजन, सारे फैक्टर पर निर्भर करती है, पर प्राइमरली किस पर करती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर। मैच द फॉलोइंग, ठीक है। अब आ जाओ, एस्थमा बता ही चुका हूं, एम्फाइसीमा फाइब्रोसिस, सीरियस लंग्स डैमेज फाइब्रोसिस में हो जाएंगे, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एस्थमा में होगा, एम्फाइसीमा रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। डिसऑर्डर सारे क्लियर हो गए होंगे मुझे लग रहा है, सेकंड थर्ड फर्स्ट, सेकंड थर्ड फर्स्ट, डिसऑर्डर तो मुझे लगता है कोई छोड़ोगे नहीं, ठीक है। सारे कंसेप्ट मैंने करा दिए, कोई छोड़ा ही नहीं कंसेप्ट। वीजिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल, ध्यान रखना है साफ साफ, अगर ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल में इन्फ्लामेशन हो रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक नैरो हो जाएगा, वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होगी, ये एस्थमा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स पहला ही मिल गया मैं, फर्स्ट। If RBC made a lack carbonic anhydrase, then the transport of CO2 would reduce by, बहुत बढ़िया, सुपर क्वेश्चन है। मान लो ये RBC है, मान लो ये RBC है, RBC, और कह रहा है कि RBC में क्या हो गया, लैक ऑफ कार्बोनिक
एन हाइड्रेज। आरबीसी में कार्बोनिक हाइड्रेज नहीं है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज की हेल्प से कितना परसेंट CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है? 70% CO2 ट्रांसपोर्ट में यूज होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। 23% समझ रहे हो? आरबीसी की तरह CO2 में कार्बोनिक एनहाइड्रेज यूज नहीं होता, मैंने साफ साफ लिखाया था, ये बिल्कुल नए तरीके से क्वेश्चन पूछा है हमने। तो 70%, मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आएगा। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज यूजफुल टू स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी के लिए यूज करते हैं? पार्शियल प्रेशर CO2 ऑन बाइंडिंग ऑफ CO2 विद हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज यूजफुल, ठीक है। HN concentration on binding of CO2 with partial pressure of CO2 on binding of CO2 with hemoglobin. HN concentration to binding of CO2 with hemoglobin. Temperature on binding of oxygen with hemoglobin. अच्छा, ये नहीं होगा। CO2 बाइंडिंग के लिए किसके लिए होता है? बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद, तभी क्यों ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो टेम्परेचर आएगा, थर्ड ऑप्शन आएगा, ऑल ऑफ दिस नहीं आएगा, टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर ये सब किसके लिए है? बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, तभी तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर बोलते हैं इसको, ठीक है। एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हायर ड्यू टू कैटाबॉलिज्म। भाई टिश्यू के पास आप जानते हो कैटाबॉलिक रिएक्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, टिश्यू के पास कैटाबॉलिक रिएक्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। CO2 डिफ्यूज इनटू and forms bicarbonate and HIN, ठीक है। तो टिश्यू के पास जब आरबीसी आती है तो CO2 कहां जाएगी? टिश्यू से निकल करके, भाई कैटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब है C6H12O6 का ब्रेकडाउन हो रहा है, CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, ये क्या है? कैटाबॉलिक रिएक्शन है। CO2 बन रही है, ये RBC में जा रही है, आरबीसी में। तो CO2 कहां डिफ्यूज होगी? आरबीसी में होगी। CO डिफ्यूज इनटू आरबीसी, और आरबीसी में डिफ्यूज होके क्या काम करेगी? ये बाइकार्बोनेट और HN बनाएगी, क्योंकि आरबीसी में जाते ही ये H2O से मिलेगी और क्या बनाएगी? H2CO3, जो टूटेगा H आयन प्लस HCO3 आयन के अंदर। याद आ गया? ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के अंदर, ठीक है। अच्छा, सेकंड प्लाज्मा में HNCO2 नहीं टूटेगी, ये नहीं होगा, ब्लड नहीं होगा। फर्स्ट ही लगाओ, प्लाज्मा में ये रिएक्शन नहीं हो रही है, आरबीसी के अंदर हो रही है रिएक्शन। मैच द फॉलोइंग। पोन्स निमोटॉक्सिक सेंटर है। पोन्स क्या है? पोन्स इज अ निमोटॉक्सिक सेंटर, याद आया? निमोटॉक्सिक सेंटर। फाइब्रोसिस कभी भूलोगे नहीं। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। प्लूरा, इट इज अ डबल लेयर ऑफ लंग्स। parietal pleuron, visceral pleuron, medulla respiratory rhythm center, it is responsible for regulation of breathing, ठीक है। चलो क्या आ गया इसका? BCAD, ए ऑप्शन, ठीक है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को ही हम मेडुला ऑब्लोंगेटा को ही बोलते हैं, MO, ये मेन रेस्पिरेटरी सेंटर है, ठीक है। आप समझ रहे हो? यही आपके सारे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। डिसऑर्डर 3 ही दे रखे हैं, तीनों क्लियर हैं। अब बताओ, यहां तक सारे कंसेप्ट आपके एकदम ब्रेन में सेट हुए नहीं? अगर वास्तव में आपने सिंसियरली पढ़ाई की है, ठीक है, तो आपको मजा आया होगा। बात बाकी का तो सिर्फ समझ रहे हो ना, ठीक है। समझ गए ना? हाँ, मैं टर्म यूज नहीं करूंगा, ठीक है। ओके, तो क्लियर है बिल्कुल? तो इस चीज को समझना। और ऐसे ही मैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आने वाला हूं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के अंदर। कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी होंगे बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन के अंदर, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। पूरे चैप्टर को हम रिवाइज भी कराएंगे, वहां पर मैं हार्ट वाले पार्ट का लगभग रिवीजन कराऊंगा। क्या क्या कराऊंगा सुन लो। थ्योरी के अंदर ECG करा दूंगा मैं, ठीक है। कार्डिक साइकिल करा दूंगा मैं, पूरा रिवाइज करा दूंगा। कार्डिक साइकिल, ECG पूरा बहुत बेहतर तरीके से, ठीक है। उधर ब्लड वाले पार्ट में टिपिकल चीज क्या होगी? ब्लड ग्रुप, स्पेशली RS फैक्टर रिवाइज करा दूंगा मैं, ठीक है। ये 2-4 पॉइंट पूरे चैप्टर के जो हाईली कंफ्यूजिंग होते हैं उनको मैं रिवीजन कराने वाला हूं, और बात बाकी के जितने भी हाई वेटेज टॉपिक हैं उन पर क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, और बहुत सारे नए क्वेश्चन जो आपके एकदम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं अब कहां पर, ठीक है।
ठीक है, लगभग सारा हो गया चैप्टर, कोई कंसेप्ट छोड़ा नहीं है यहां पर मैंने, ठीक है। तो अब मिलेंगे बेटा हम सर्कुलेटरी सिस्टम में, एक दिन छोड़ करके एक दिन है, मतलब आज हो गया कल नहीं है, कल और टीचर का होगा, दूसरे टीचर्स का होगा, ठीक है। परसों फिर मेरा लेक्चर आ जाएगा जिसके अंदर मैं कराने वाला हूं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक है। ओके, शाम को 8 बजे होगा, ठीक है, आप समझ रहे हो। वेटनसडे को होगा, तो मिलते हैं वेटनसडे को बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन के साथ, वहां हार्ट वाले एकदम सारे कंसेप्ट, उससे रिलेटेड, रेगुलेशन से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट होंगे सब क्लियर करा देंगे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय। हाँ बेटा ध्यान रखना, NYTS सबको देना है, ठीक है। इन क्वेश्चंस के बाद आपके समझ में आ रहा होगा कि अभी कितना पानी में हो आप, कितनी आपको तैयारी और करनी है, क्लियर है बिल्कुल। तो अपनी कमियों को पहचानो, ठीक है, उस पर आपको काम करना है, तभी वास्तव में आप सही डायरेक्शन में चीजें कर पाओगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बढ़िया तरीके से पढ़ना। एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, कल मतलब परसों मैं सर्कुलेटरी करा रहा हूं, और उसके एक दिन छोड़ करके एक दिन मैं एक्सक्रीटरी करा रहा हूं जो हाईली कंसेप्चुअल है। इन तीनों को कराने के बाद आपका ये तीनों चैप्टर एकदम सेट होंगे और बेहतर तरीके से आप एग्जाम देना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा। हाँ बेटा, ब्रोंकस एंड ब्रोंक्यूल अलग होते हैं, ब्रोंकस और ब्रोंकाई एक ही बात होता है, और उनके सब डिवीजन आगे होते हैं, उनको ब्रोंक्यूल बोलते हैं, समझ गया। हाँ बेटा, ब्रोंकस और ब्रोंकाई एक ही बात है, पर ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। ओके, तो अब मिलते हैं बेटा, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय बाय।